Okay, so very good morning to all of you. This is the SFM challenge series which I am starting from this week. तो SFM में खासकर ओल्ड सिलेबस में लास्ट 2 साल में बहुत नए नए सम्स आए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का सम्स आया, ठीक है। और इस वजह से जो परफेक्शनिस्ट स्टूडेंट्स हैं ना, उनको थोड़ा डर लगता है कि यार हम लोग को सब प्रिपेयर करना है, ठीक है। वी डोंट वांट टू फेस एनी सरप्राइज सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, एंड इफ दैट इज ट्रू तो आपको थोड़ा सा आपका लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। सो दीज चैलेंजिंग सीरीज क्लासेस विच हैव स्टार्टेड टुडे, जो कि वीकली होती रहेगी, दे विल go into each topic and expose you to the toughest problems that are possible in SFM. वो सम्स आने का probability लो है, क्लियर कट बोल दूं तो जो बच्चा है कि मेरे को नहीं करना है तो नहीं करे, कोई इशू नहीं है, पर वो करने से आपका अदरवाइज इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। जैसे अपने हेल्थ इम्यूनिटी बोलते हैं ना, तो आपका एकेडमिक इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, यानी एग्जाम में कुछ भी नया आने से आप उसको बेटर रिसीव कर पाओगे। हाउ आर वी गोइंग टू कंडक्ट दिस क्लासेस? ये क्लास के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहेंगे। तो मैं टेलीग्राम चैनल जो है ओपन कर रखा हूँ, SSCI का CA फाइनल टेलीग्राम चैनल। थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, आपको मेरी वॉइस वगैरह सुन रही है ना? जस्ट रिप्लाई यस और नो। कुलदीप सिंह गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गिरिराज, महेश्वरी, महिमा गर्ग, वीना, ओके। अंशुल ने बोला नो ऑडियो, आई थिंक ऑडियो आ रहा है, ठीक है, थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। तो टेलीग्राम के थ्रू कनेक्टेड हैं आप लोग। यूट्यूब के कमेंट्स ऑफ है, ठीक है, यूट्यूब का कमेंट्स मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो जस्ट कंफर्म ऑन द टेलीग्राम, यस द ऑडियो इज लिसन बाय एवरीवन, परफेक्ट। अब जस्ट टू क्लियर कंफ्यूजन्स, दोज हु आर डूइंग द गुड नाइट बैच राइट नाउ SFM का, दोज हु आर डूइंग द अर्ली राइजर्स बैच राइट नाउ, ठीक है, दोज who are doing the video batches of SFM on pen drive right now, all those people can attend this class, ठीक है। सबके सब ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सारे के सारे लोग ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, सबको बेनिफिशियल होगी। अब शुरू में ये क्लास कराने के लिए मेरे को एक पोर्टफोलियो और इक्विटी का पोर्शन रिवाइज करवाना है। पोर्टफोलियो और इक्विटी का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को वो पोर्शन आता होगा, ठीक है, बट गुड नाइट बैच वालों को, अर्ली राइजर्स बैच वालों को वो नहीं आता है, तो मैं उसका बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद जाके मैं सम पे जाऊंगा, ठीक है। आपके साथ ये सारी शीट्स जो है टेलीग्राम पे शेयर हो गई थी कल। क्या शीट्स शेयर हो गई थी? आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू, जस्ट 1 सेकेंड, एक मिनट, स्क्रीन नहीं आ रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, स्क्रीन नहीं आ रहा है, वी आर मेकिंग इट करेक्ट, ठीक है, द स्क्रीन इज नॉट कमिंग। Okay, wait for 2 minutes, please. Okay, yeah, it is there. There is no issue at all. तो ये वाले प्रॉब्लम शेयर हुए थे। These are 2 big case studies from the CA Institute MAT. ये इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के ऊपर केस स्टडी है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, ओके। एक है परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन, ये अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक में एडवांस प्रॉब्लम सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3। और कोई स्टूडेंट है 2017 का या 18 का और उसके पास डिफरेंट बुक है तो कोई बात नहीं, ये पूरा शेयर्ड आपके साथ। और CA इंस्टीट्यूट के मैट में भी है, दिस इज नॉट फ्रॉम माई साइड, दिस इज फ्रॉम ICAI का मैट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन शेयर्ड आपके साथ, 2 क्वेश्चन है जो अपना टारगेट आज अपने करेंगे। वन इज ITS एंटरटेनमेंट लिमिटेड, ठीक है, 1.5 पेज का सम है, और एक है परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का सम है। क्या इसके लिए कोई भी नॉलेज चाहिए? नहीं चाहिए। जो फॉरेक्स का बिड आस्क बेसिक जानता है वो कर सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स जो सेकंड वाला सम है ना, ITS एंटरटेनमेंट, उस पर थोड़ा सा पोर्टफोलियो का नॉलेज चाहिए, इक्विटी का, तो वो मैं दूंगा, ठीक है ना। तो ये शीट आपके साथ शेयर्ड है, और सिंस आप इसके साथ क्या बोलते एक्सपेरिमेंट कर सको, इसलिए मैंने इसका एक्सेल शीट में भी सॉल्व किया था। आई हैड सॉल्व्ड द सम ऑन एक्सेल शीट, और एक्सेल शीट का लिंक भी आप लोग को कल शेयर किया गया था। दिस इज द एक्सेल शीट इन विच आई हैव सॉल्व्ड। सो दोज पीपल who would feel like doing some experimentation with numbers and all that, तो एक्सेल शीट पे ही पूरा सम सॉल्व्ड है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन जो है उसको मैंने मैच करवाया है, बिकॉज यू नो राइट, तो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन करके ही होगा, ओके।
तो एक्सेल शीट भी शेयर्ड है और ये शेयर्ड है। ये क्लास यूट्यूब पे लोडेड रहेगी, तो इन केस किसी को प्रॉब्लम हो जाए बीच में इंटरनेट का इश्यू, चिंता करने की बात नहीं है, या कोई पोर्शन समझ में नहीं आए तो आप बाद में वापस से ये क्लास का वो पोर्शन सुन सकते हैं, ठीक है ना। ओके, लेट मी हैव अ लुक कि टेलीग्राम पे आप लोग क्या बोल रहे हैं, वो मैं देखता हूं। 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी सी टेलीग्राम पे बच्चे क्या बोल रहे हैं। यस, Himani Singla can't see the class live. Himang Singla, the class will be available on YouTube. Ayush, you don't have to worry. Yes, KS बाद में YouTube पे अवेलेबल रहेगी। आपको संडे मनाना है तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि मेरा कभी ऐसा टारगेट नहीं होता है कि मैं अगर क्लास लिया तो बहुत जन YouTube पे आने चाहिए। ऐसा मैं नंबर के माने यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको जैसा सूटेबल लगता है, लाइव क्लास में एक अलग एनर्जी होता है तो बेटर समझ में आता है, ठीक है। तो एज यू डू बेटर। वीना बोल रही रिमूव द टाइम ऑफ 5 मिनट्स वेटिंग टू मैसेज प्लीज। कौन सा 5 मिनट्स वेटिंग? टेलीग्राम पे मैसेज का टाइम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। धीरज गुड मॉर्निंग, हैरी गुड मॉर्निंग। प्लीज शेयर द पीडीएफ ऑफ द न्यू क्वेश्चन एडेड। कल रात को ही शेयर किया था मैंने, वापस से शेयर कर देंगे, ठीक है। विच पेज नंबर? यू कैन सर्च फॉर योर सेल्फ ना, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑफ द एडवांस्ड प्रॉब्लम्स। ओके, मेरे को पेज नंबर ध्यान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑफ द एडवांस प्रॉब्लम। 1 सेकंड, पेज नंबर बता रहा हूं। जस्ट पास विद द बुक ना, पतला वाला। आई एम टेलिंग यू द पेज नंबर, पतला वाला बुक। या पेज नंबर बता दे रहा हूं अपने इस वाले बुक का जो पेज नंबर है ना, इस वाले बुक का जो पेज नंबर है वो है पेज नंबर 110। पेज नंबर 110 से है, पेज नंबर 110। तो किसी को अपने एग्जिस्टिंग बुक का पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर 110, ठीक है। पेज नंबर 110। सौरभ गुप्ता बोल रहे सर ओपस टेक्नोलॉजी वाला सम, तो धीरे धीरे तो आगे बढ़ेंगे ना भाई। परफेक्ट आईटीएस कर लेते हैं फिर ओपस में जाएंगे, क्या इश्यू है, डोंट वरी। सर रिमूव द स्लो मैसेजिंग टाइमर प्लीज। क्या टेलीग्राम पे शायद, ओके टेलीग्राम पे था वो कर दिए हैं, ठीक है, नो डाउट कर दिए हैं वो। तो स्लो मैसेजिंग टाइमर को रिमूव कर दिए, डोंट वरी। ओके, स्लो मैसेजिंग टाइमर को रिमूव कर दिए पंकज, आप चिंता मत कीजिए, इट हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा पढ़ाने के मोड में आ रहा हूं। सो लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड का स्लाइड, जस्ट 1 सेकेंड। आई एम कमिंग टू द व्हाइट बोर्ड का स्लाइड। ओके, 1 मिनट। गिव मी अ मोमेंट। यस, अब इसमें लिसन प्लीज। अपने को पता है कि जो CAPM है, CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये CA इंटर में भी सुना हुआ है। अगर कोई गुड नाइट बैच का स्टूडेंट है या अर्ली राइजर बैच का स्टूडेंट है तो CAPM CA इंटर में भी किया हुआ है। उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला था RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, ठीक है। ये CAPM का फॉर्मूला था जो CA इंटर में भी करते थे FM में, RF प्लस RM माइनस RF बीटा। यानी कि अगर रिस्क फ्री रेट 6% है और मार्केट रिटर्न, सेंसेक्स का रिटर्न 15% है और बीटा ऑफ द स्टॉक 2 है, तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना आ रहा है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कमिंग? व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कमिंग, थोड़ा बताइएगा। अगर रिस्क फ्री रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 6% है और मार्केट का रिटर्न 15, यानी मार्केट 9% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 कितना है ये? 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 6 24% रिटर्न आ रहा है। तो 24% इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये सब जन सीए इंटर में किए हैं कि रिस्क फ्री रेट 6% है, अपने को 9% एक्स्ट्रा चाहिए पर बीटा के लिए, तो 9 इंटू 2 18 एक्स्ट्रा, 18 प्लस 6 24। नाउ बीटा का मतलब सबको पता है, बीटा का मतलब मार्केट रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क। इसका मतलब जब मार्केट यानी कि सेंसेक्स 1% चेंज होगा तो स्टॉक कितना परसेंट चेंज होगा, उसको बीटा बोलते हैं। तो बीटा इज द मार्केट रिस्क सेंसिटिविटी
कोई बोर हो रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैंने बोला था शुरू के 15 मिनट मेरे को पोर्टफोलियो का कुछ बेसिक बताना पड़ेगा। सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, तो सारे के सारे स्टॉक्स इकोनॉमी में फंक्शन कर रहे हैं, इकोनॉमी के चेंज होने से सारे स्टॉक्स में इफेक्ट आता है, तो दैट इज द बीटा का रिस्क। ओके, तो ये स्टॉक का बीटा 2 था, ये स्टॉक का बीटा 2 था, तो बीटा इक्वल टू 2, इसका मतलब इफ मार्केट चेंजेस बाय 1%, अगर बाजार 1% चेंज होगा, स्टॉक विल चेंज बाय 2%। ओके, बाजार जब 1% चेंज होगा, इकोनॉमी 1% चेंज होगा, तो स्टॉक 2% चेंज होगा। स्टॉक को अग्रेसिव बोलते हैं, द स्टॉक इज अग्रेसिव। तो हाई बीटा मतलब अग्रेसिव स्टॉक है, लो बीटा मतलब डिफेंसिव स्टॉक है। बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, इकोनॉमी का रिस्क कितना है, तो कोई भी सिक्लिकल स्टॉक है, सिक्लिकल, सीमेंट, रियल एस्टेट, वो सब ज्यादा रिस्की होते हैं बिकॉज इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी फार्मास्यूटिकल स्टॉक है या कंज्यूमर स्टेपल्स है जैसे HUL वगैरह, वो सब कमती बीटा होता है बिकॉज वो इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो बीटा डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस रिस्क। धंधा क्या है, धंधा अगर सीमेंट का है, स्टील का है, तो बीटा हाई होता है। धंधा अगर मेडिसिन का है तो बीटा लो होता है। तो बीटा आपको रिस्क दिखाता है कि इकोनॉमी से, कोविड से कितना कंपनी अफेक्टेड होगा। उसके अलावा बीटा डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल लेवरेज, कितना डेट यूज कर रहे हैं। अगर डेट अपने ज्यादा यूज कर रहे हैं तो बीटा हाई होता है, डेट अपने कमती यूज कर रहे हैं तो बीटा लो होता है। तो बीटा ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल लेवरेज। तो बीटा किस चीज पे डिपेंड करता है, बीटा डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, जस्ट 1 सेकेंड। बीटा डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, बीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। इज अ फंक्शन ऑफ बिजनेस रिस्क माने धंधे का रिस्क, और फाइनेंशियल रिस्क मतलब लेवल ऑफ डेट। तो बीटा इन दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस रिस्क माने सीमेंट या स्टील या फार्मास्यूटिकल, फाइनेंशियल रिस्क माने डेट इक्विटी रेशियो, फाइनेंशियल रिस्क माने डेट इक्विटी रेशियो। तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है लीवर्ड बीटा इज इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा इंटू 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो इंटू 1 माइनस टी। ये फॉर्मूला होता है। लीवर्ड बीटा इज इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा इंटू 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो इंटू 1 माइनस टी। ओके, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको यही मेरे को बताना था। दिस द फॉर्मूला फॉर लेवरेज का इफेक्ट। ओके, लेवरेज के इफेक्ट के ऊपर ये फॉर्मूला है। तो ये जो अनलीवर्ड बीटा है, दिस ओनली शोइंग बिजनेस रिस्क, धंधे का रिस्क, अगर अपने डेट नहीं यूज करे, बिजनेस रिस्क। और ये जो लीवर्ड बीटा है ये दिखा रहा है बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क। यू कैन चेक, अगर फॉर्मूला में अपने डेट को 0 पुट करें, डेट को 0 पुट करें तो बीटा एल इक्वल टू बीटा यू आएगा ना। लेवर्ड लीवर्ड बीटा इज इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा, बिकॉज डेट नहीं है। डेट को अगर 0 पुट करेंगे तो लीवर्ड और अनलीवर्ड बीटा क्या आएगा, सेम। पर अगर डेट है तो रिस्क ज्यादा है, तो उस केस में लीवर्ड बीटा अनलीवर्ड बीटा से ज्यादा आएगा। ऑफ कोर्स इस फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है, जिस डेरिवेशन में जाएंगे नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब है ये होता है लीवर्ड अनलीवर्ड बीटा। जो बुद्धिमान स्टूडेंट है वो ये समझेगा कि बेसिकली 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी, इस चीज को देखिए। डेट इक्विटी रेशियो जो है, डेट इक्विटी रेशियो, उसमें 1 माइनस टी की है बिकॉज डेट टैक्स डिडक्टेबल होता है, डेट टैक्स डिडक्टेबल होता है, और उसमें 1 ऐड किए, फैक्टर बन गया, फैक्टर। जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो अगर 0.4 है और टैक्स रेट अगर 30% है, 30%, तो ये ऊपर का फैक्टर कितना आ रहा है बताइएगा। डेट इक्विटी रेशियो 0.4 है, टैक्स रेट 30% है, तो डेट इक्विटी का पोस्ट टैक्स फैक्टर क्या आ रहा है बताइएगा प्लीज, आई एम वेटिंग। डेट इक्विटी रेशियो 0.4 है, टैक्स रेट 0.3 है, तो ऊपर का जो फैक्टर है डेट इक्विटी रेशियो का फैक्टर, फैक्टर माने 1 प्लस आर, वो क्या आ रहा है, फैक्टर क्या आ रहा है प्लीज बताइएगा। 0.4 इंटू 7 0.7 यानी 0.28 प्लस 1, मेरा 1.28 आ रहा है वर्बली। 0.4 इंटू 0.7 यानी 0.28 प्लस 1, 1.28, तो 1.28 ये आ रहा है। 1.28 का मतलब क्या हुआ, 1.28 का मतलब सुन लीजिए, अगर कोई कंपनी अनलीवर्ड है, अनलीवर्ड
डेट नहीं है, पर अगर वो कंपनी लेवरेज यूज करती है तो उसका जो रिस्क होगा लीवर्ड का वो 1.28 टाइम्स होगा अनलीवर्ड रिस्क का, 1.28 टाइम्स अनलीवर्ड रिस्क। जब मैथ्स को बोल पाते हैं ना, अगर कोई कंपनी में लेवरेज नहीं है, डेट जीरो है, तो उसका जो बीटा है लीवर्ड कंपनी का बीटा 1.28 गुना होगा, 1.28 टाइम्स होगा, 1.28 टाइम्स, ठीक है ना। तो जब भी आपको अनलीवर्ड बीटा दिया हुआ है तो आपको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर से मल्टीप्लाई टू गेट लीवर्ड बीटा। और जब भी आपको लीवर्ड बीटा दिया हुआ है तो फैक्टर से डिवाइड करना है, फैक्टर से डिवाइड टू गेट व्हाट, अनलीवर्ड बीटा। सारा खेला फैक्टर का है, फैक्टर से मल्टीप्लाई या फैक्टर से डिवाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो लिखा है इसको बोलते हैं डी लेवरेज। डी लेवरेज, डी लेवरेज माने लेवरेज हटाना। देखिए हटा रहे हैं, लीवर्ड बीटा को फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, डी लेवरेजिंग। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं री लेवरेज, री लेवरेजिंग, फैक्टर को डाल रहे हैं, समझ गए। तो बेसिकली सारा खेला क्या है, फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेवरेज चढ़ जाएगा, फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो लेवरेज उतर जाएगा। तो लेवरेज को चढ़ाना है या उतारना है। मैंने बहुत फास्ट बोला है, इसमें हम लोग बहुत समय लगाते हैं इक्विटी और पोर्टफोलियो चैप्टर में। तो थोड़ा बहुत आइडिया जो गुड नाइट और अर्ली राइजर बैच को हुआ, उस आइडिया से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बाद में जब आप पोर्टफोलियो कर लेंगे तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस फॉर्मूला से निकलेगा, कौन सा, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ओके। इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा। और बीटा निकालने के लिए, सॉरी, और बीटा निकालने के लिए वी हैव टू डू फैक्टर 1 प्लस डेट इक्विटी का पोस्ट टैक्स, ठीक है। तो ये अपने को करना पड़ेगा, ओके। अब दूसरी चीज में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक इंडियन कंपनी, मैं भी टेलीग्राम का मैसेज देख नहीं पा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक इंडियन कंपनी, एक बच्चा पूछ रहा है सुमित नागपाल लेवरेज क्या होता है। तो सुमित, इट इज अज्यूम दैट आप सीए इंटर कर रखे हो, ओके। लेवरेज का मतलब रिस्क होता है, फुल फ्लेजेड चैप्टर था। तो अगर सुमित आप ऐसा डाउट पूछोगे तो फिर उस केस में आपको अभी ये क्लास नहीं करनी चाहिए, बेटर रहेगा क्लास यूट्यूब पे रहेगी, आप बाद में कर लेना, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हो लेवरेज क्या होता है, तो लेवरेज सीए इंटर में था, लेवरेज माने रिस्क। दो तरह का लेवरेज था, एक ऑपरेटिंग लेवरेज, एक फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज माने धंधे का रिस्क, फाइनेंशियल लेवरेज माने डेट के कारण एडिशनल रिस्क। ये सारा सीए इंटर का पार्ट था और लेवरेज सबसे चहेता चैप्टर था, बच्चों को आता है। तो सुमित शायद आपको क्लास नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इंडियन कंपनी है और वो एक प्रोजेक्ट कर रही है बाहर, सपोज यूएस में। इंडियन कंपनी यूएस में प्रोजेक्ट कर रही है, तो जो कैपिटल बजटिंग है वो सीए फाइनल न्यू सिलेबस से हट गया, पर वो सीए इंटर में था। अपने यहाँ फॉरेक्स में कैपिटल बजटिंग है, फॉरेक्स में कैपिटल बजटिंग। और लास्ट 3-4 टर्म से इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का सम नहीं आया है एग्जाम में, मेरे को लगता है उसका आने का उम्मीद है। फॉरेन में जाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, माने एक प्लांट बाहर बैठा रहे हैं, प्लांट अपने बाहर सेटअप कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो ऑब्वियसली उसके अंदर कैश फ्लोज होगा, इतना गया, इतना 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 आया, और उसका पुल करके अपने को एनपीवी निकालना पड़ेगा। अब अगर कोई बोलता है एनपीवी क्या होता है तो उसको क्लास नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बोलता है एनपीवी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो अपने को फॉरेन जहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पे प्रोजेक्ट का कैश फ्लोज निकालना पड़ेगा और उसका फिर एनपीवी निकालना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एनपीवी निकालने के लिए अपने को केसी चाहिएगा, केसी। और केसी क्या होता है, केसी होता है WDKD प्लस WEKE। और केई कैसे निकलेगा मैं बता रहा था सीएपीएम से, ओके। WDKD प्लस WEKE और केसी और केई कैसे निकलेगा सीएपीएम से। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसका सम कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो जिनको बढ़िया से समझ में आए बहुत बढ़िया बात, जिनको भी दिक्कत हो ये क्लास अपलोडेड रहेगी, आप बाद में जब आपका नॉलेज बढ़ जाए तो देख सकते हैं। चलिए तो सम पे आते हैं, वी आर कमिंग टू द सम। तो मेरे को कराना है आईटीएस एंटरटेनमेंट वाला सम, ठीक है। आईटीएस एंटरटेनमेंट वाला सम करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला सम है। दिस इज द सम, आईटीएस एंटरटेनमेंट लिमिटेड। यू हैव इट इन द बुक। पेज नंबर क्या है बुक का बताइएगा प्लीज टेलीग्राम पे। आईटीएस एंटरटेनमेंट वाला सम जो है उसका पेज नंबर क्या है टेलीग्राम पे बताइएगा।
ITS एंटरटेनमेंट वाला सम का पेज नंबर क्या है अपने बुक में, जिससे जो लोग बुक खोल के बैठे हैं उनको पता चले? ITS एंटरटेनमेंट वाला सम, उत्कर्ष बोल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या? CA फाइनल में CA इंटर का नॉलेज अज्यूम्ड है। 114 नंबर पेज में 114। तो मैं यूजुअली ये करूंगा टेलीग्राम पे भी, जो इलॉजिकल इरेलेवेंट मैसेजेस उनको इग्नोर करूंगा। आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अ फाइनल स्टूडेंट, नॉट एन इंटर स्टूडेंट। तो फाइनल स्टूडेंट जानता है कि अभी क्या डिस्कस हो रहा है, क्या चीज पे ध्यान रखना है। 114, आइए सम पे, सम रीड कर रहे हैं। ITS Entertainment Limited, an Indian amusement company, is happy with the success of its water park in India. तो एक इंडियन कंपनी है और वो वाटर पार्क का बिजनेस कर रही है इंडिया में। कंपनी wants to repeat its success in Nepal also, where it is planning to establish a grand water park with world class amenities. तो इंडियन वाटर पार्क कंपनी नेपाल में जाके, ओके मनीषा कोइराला, ठीक है, नेपाल में जाके एक अम्यूजमेंट पार्क सेटअप करेगी। इंडिया वाला नेपाल में जाके अम्यूजमेंट पार्क सेटअप करेगा, ठीक है। द कंपनी इज ऑल्सो इनकरेज्ड बाय अ मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट ऑन विच इट हैज जस्ट स्पेंड 20 लाख। तो 20 लाख का क्या करना है? कंपनी इज ऑल्सो इनकरेज्ड बाय अ मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट ऑन विच इट हैज जस्ट स्पेंड 20 लाख। 20 लाख स्पेंड हो चुका। लेट मी सी किसको नॉलेज है। 20 लाख का क्या करना है? सब में इंडियन कंपनी नेपाल में जाके प्रोजेक्ट करेगी। ये प्रोजेक्ट करना भी चाहिए क्या? इसके लिए कोई मार्केटिंग एजेंसी को ये अपॉइंट किए थे और वो एजेंसी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी। 20 लाख रुपया खर्चा हुआ था। तो 20 लाख का क्या करना है? यस, 20 लाख का क्या करना है बताइए? 20 लाख का क्या करना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिमांक ने बोला, हिमांक ने बोला, सौरभ ने बोला, हिमांक, सौरभ, काजल, काजल, वीना ने गलत बोला है। हिमांक, सौरभ, काजल, ओके, वो संक कॉस्ट है, संक कॉस्ट, ओके, संक कॉस्ट आप लोग कॉस्टिंग में करते हैं, जो लग चुका। अब अगर ये प्रोजेक्ट करे या नहीं करे वो मार्केटिंग एजेंसी को, तो 20 लाख पे कर चुके ना, तो वो संक कॉस्ट है, ठीक है। 20 लाख इररिलेवेंट है। CA फाइनल का बच्चा संक कॉस्ट का मतलब बढ़िया से जानता है कि जो पैसा लग चुका, अब आगे प्रोजेक्ट करे या नहीं करे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 20 लाख है संक कॉस्ट इररिलेवेंट, ठीक है, ये संक कॉस्ट है, संक कॉस्ट, ठीक है। आगे पढ़ रहा हूं, आगे दिया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन में क्या पता, फर्स्ट पैरा में पता चला इंडियन कंपनी है और नेपाल में प्रोजेक्ट कर रही है, नेपाल में, ठीक है, प्रोजेक्ट कर रही है और 20 लाख संक कॉस्ट है इररिलेवेंट, और कुछ नहीं पता चला है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पैरा। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वुड बी नेपलीज रुपया 450 करोड़, 450 करोड़ नेपलीज रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा, 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। एंड इट वुड बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर टाइम। हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी पेड इन द बिगिनिंग एंड द रेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो 225 जीरो पे लगेगा, 225 1 पे लगेगा, समझे आप? 225 0 पे, अगर कैश फ्लो का बात करें 0 1, तो 225 इधर जा रहा है और 225 इधर जा रहा है, क्योंकि एक साल कंस्ट्रक्शन वाटर पार्क कंस्ट्रक्ट करेंगे, टाइम लगेगा ना। तो 225 अभी और 225 फर्स्ट ईयर के एंड में, 450 का आधा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। मयंक बोल रहा है संक कॉस्ट यूजलेस। संक कॉस्ट यूजलेस नहीं है, संक कॉस्ट पुराना कॉस्ट है, इसलिए वो इररिलेवेंट है, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन। इन एडिशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी 65 करोड़ नेपालीज रुपया फ्रॉम द ईयर एंड 1, यानी ईयर एंड में 0 पे या 1 पे 65 करोड़ लगेगा। कब? 0 पे या 1 पे। वर्किंग कैपिटल में 65 करोड़ कब लगेगा? 0 पे या 1 पे। वर्किंग कैपिटल में 65 करोड़ कब लगेगा? 0 पे या 1 पे? 65 करोड़ कब लगेगा? 0 पे या 1 पे? यस प्लीज, 65 करोड़ कब लगेगा? 0 पे या 1 पे? 1 पे, एंड ऑफ द ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 1 65 करोड़। तो अपना 65 करोड़ यहां पे जा रहा है, 65 करोड़ यहां पे जा रहा है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 450 करोड़ का कंस्ट्रक्शन, उसका 225 फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग यानी 0 पे, 225 फर्स्ट ईयर के एंड में यानी 1 पे, और वर्किंग कैपिटल में 65 करोड़। यस, थैंक यू। आगे आते हैं।
the after tax realizable value of fixed assets after 4 years of operation is expected to be 250 करोड़. Salvage value 250 करोड़ 4 साल बाद. The after tax realizable value of fixed asset after 4 years of operation बोला है. तो 250 करोड़ कब आएगा? 4 पे कि 5 पे? 250 करोड़ कब आएगा? 4 पे कि 5 पे? जवाब दीजिए. रचित, मयंक, शिवम, विधि, सौरभ, मनीषा, उत्कर्ष, प्लीज रिप्लाई. 250 करोड़ जो है कब आएगा? 4 पे या 5 पे? बोल रहे आफ्टर 4 years ऑफ ऑपरेशन. 4 पे या 5 पे? किरण ने बोला 5 पे, चेरी बोल रही है 4 पे, काजल 5 पे, अमन 5 पे, माधव झा 5 पे. ओके 5 पे आएगा बिकॉज ऑपरेशन 1 साल बाद चालू हो रहा है. 1 साल कंस्ट्रक्शन में लग गया, ऑपरेशन 1 साल बाद चालू हो रहा है, तो 5 पे आएगा. 5 पे. इज इट क्लियर? 1 साल वाटर एम्यूजमेंट पार्क कंस्ट्रक्ट करने में लग रहा है और उसके 4 साल में ऑपरेट होने के बाद आएगा, तो 1 + 4 = 5. ठीक है, तो वापस उधर में आते हैं. तो यानी कि प्रोजेक्ट में 0 1 2 3 4 5 और 5 पे आएगा अपना कितना? 250 करोड़ सैल्वेज वैल्यू. 250 करोड़ सैल्वेज वैल्यू 5 पे आएगा. ओके 250 करोड़ सैल्वेज वैल्यू 5 पे आएगा. ठीक है, नेक्स्ट. अंडर द फॉरेन कैपिटल एंगेजमेंट पॉलिसी ऑफ नेपाल, ओके मनीषा कोइराला का पॉलिसी है, कंपनी इज अलाउड टू क्लेम 20% डेप्रिसिएशन अलाउंस पर ईयर ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कैपिटल लिमिट ऑफ 200 करोड़ नेपालीज रुपया. कंपनी कैन रेज लोन फॉर थीम पार्क एट 9%. तो बोल रहे हैं नेपाल में अपने को 20% WDV से डेप्रिसिएशन PL में डेबिट होगा, टैक्स बचेगा. आपको तो पता ही है डेप्रिसिएशन कैपिटल बजटिंग में काम का नहीं होता है. इट इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, पर वो काम का होता है बिकॉज इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. उससे अपना टैक्स बचता है. डेप्रिसिएशन का कैप में क्या करते हैं आप लोग को? CA इंटर से याद है क्या? डेप्रिसिएशन का कैपिटल बजटिंग में क्या करते हैं ये आपको CA इंटर से याद है क्या? बताइए. डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट है? डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट है ये आपको CA इंटर से याद है क्या? आई एम वेटिंग फॉर समबडी टू रिप्लाई. डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है? डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है? राजन सिंगल बोल रही है क्या हो रहा है ग्रुप में? हम लोग भुजिया और चनाचूर खा रहे हैं. यस, डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है? उत्कर्ष ने बोला टैक्स सेविंग्स होता है, मुस्कान ने बोला टैक्स सेविंग, पर करते क्या है उत्कर्ष? व्हाट डू वी डू? डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है? ये क्लास SSCI यूट्यूब चैनल पे चल रही है, कोई भी देख सकता है, और टेलीग्राम पे इसका डाउट सेशन चल रहा है. यस, लेस करके ऐड, बहुत बढ़िया, लेस करके ऐड करते हैं, लेस करके ऐड, डेप्रिसिएशन लेस करते हैं और आफ्टर टैक्स के बाद ऐड कर देते हैं. याद होगा CA इंटर में कितना सम किया था चाप चाप के, तभी तो फाइनल में बैठे हैं. ओके लेस करके ऐड करते हैं, लेस करते हैं प्री टैक्स स्टेज पे, ऐड करते हैं पोस्ट टैक्स स्टेज पे. डेप्रिसिएशन लेस करके ऐड करते हैं. डेप्रिसिएशन एकदम करेक्ट है. तो डेप्रिसिएशन 20% WDV है, मिलना तो चाहिए 450 पे, पर मनीषा कोइराला ने बोला कि नहीं हम लोग 200 करोड़ से ऊपर का अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, सॉरी फॉर द इलॉजिकल जोक गोइंग ऑन. 200 करोड़ से ऊपर के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे. तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बताइए कितना? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बताइए कितना? कुणाल बाफना, प्रतीक, ओके भावना, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बताइए कितना? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एक्चुअली फर्स्ट होगा नहीं, सेकेंड ईयर से डेप्रिसिएशन होगा, सेकेंड, पर उसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं. ऑपरेशनल ईयर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 40, सेकेंड ईयर का 40 का 80%, 32, 32, थर्ड ईयर का 32 का 80%, 21.6. ये शॉर्टकट होता है. आप लोग को ये शॉर्टकट पता है कि नहीं पता? आई डोंट नो. WDV मेथड में 200 करोड़ का 20%, 40, फिर 40 का 80%, 32 का 80%, 21.6, फिर 21.6 का 80% डेप्रिसिएशन. ओके डेप्रिसिएशन का शॉर्टकट होता है, वरना बचपन के जैसे करेंगे. 200 में से 40 गया, 160 बचा, अब 160 का 20% 32, 160 में से 32 गया, बचा 128, 128 का 20%, वैसे बच्चा लोग करता है. ठीक है, तो शॉर्टकट क्या होता है? फर्स्ट ईयर का निकालो, फिर इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, शॉर्टकट होता है ये WDV में. ठीक है, शॉर्टकट होता है ये. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अपना डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है वो लिख रहा हूं. देखिए डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं,
डेप्रिसिएशन मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूं जिससे दिखता रहे। डेप्रिसिएशन यहां पे 40, यहां पे 32, यहां पे 21.6 और लास्ट वाला 16.38 ये आ रहा है, ये डेप्रिसिएशन है। और मैंने 25.6 हुआ क्या? शायद मैंने रॉन्ग बोला, चेक कर रहा हूं, सॉरी। 32 का 80% 25.6 है, ओके। तो 21.6 मैंने गलती बोला, 25.6 और 25.6 इंटू 0.8 क्या हुआ? इंटू 0.8 इक्वल टू 25.6 इंटू 0.8, 25.6 इंटू 0.8 इक्वल टू 20.48 है। लास्ट वाला भी गलत है मेरा, 20.48 ये डेप्रिसिएशन है, 20.48 ये डेप्रिसिएशन। अब करेक्ट है ना? ओके मैंने गलती किया था। डेप्रिसिएशन 200 का 20% 40, 40 का 80% 32, 32 का 80% 25.6, 25.6 का 80% 20.48। कभी कभी क्या होता है, सबको जगाने के लिए जानबूझ के गलती करना पड़ता है जिससे सब जन रेक्टिफाई करें। बिकॉज आप जब पार्टिसिपेट करेंगे, आप जब लीड करेंगे दुनिया में, तभी तो सक्सेसफुल होंगे। मेरा फॉलो करके आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, यू हैव टू क्रॉस मी, ओके। 20.48 चलिए, डेप्रिसिएशन भी आ गया, अभी तक सब चीज कंट्रोल में है, ठीक है ना। अब आगे आपको दिखा क्या? मैंने डेप्रिसिएशन 2, 3, 4, 5 में लिखा है, 1, 2, 3, 4 में नहीं लिखा है, क्योंकि अपना प्लांट ऑपरेशनल होगा फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद, तो सेकेंड ईयर से अपने को डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। बिकॉज एक साल तो कंस्ट्रक्शन में लग गया ना, तो पता नहीं प्लांट कब परचेज हुआ, आधा शुरू में आधा बाद में, क्या करें। तो अपने मान रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड तक प्लांट परचेज हुआ, अब सेकेंड ईयर से डेप्रिसिएशन लागू होगा, ठीक है ना। ओके चलिए, प्लीज ये सब फोटो मत डालिए, ब्यूटीफुल किड्स का फोटो डाल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को अपने बच्चों की याद आ जा रही है, ठीक है। डू नॉट पुट सच फोटोज, और फोकस पे रहते हैं, ठीक है। किसने पुट किया ये फोटोज? रोहित ने। रोहित मत पुट करना। चलो नेक्स्ट, वाटर पार्क, और सॉरी नेपाल से लोन ले रहे हैं, 9% पे लोन है, लोन 9%, ओके 9% पे लोन है, तो अकॉर्डिंगली इससे अपना केडी निकलेगा, केडी कॉस्ट ऑफ डेट 9 का पोस्ट टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट 9 इंटू 1 माइनस टी। प्रोजेक्ट में डिस्काउंट रेट चाहिएगा ना केसी, तो केसी के लिए केडी चाहिएगा, तो 9% का पोस्ट टैक्स केडी होगा। अभी टैक्स रेट अपने को पता नहीं है। नेपाल का टैक्स रेट देखे क्या? नेपाल का टैक्स रेट क्या है एक बार देखिए ना। ओके नेपाल का टैक्स रेट, नेक्स्ट पेज फर्स्ट लाइन, नेपाल का टैक्स रेट नेक्स्ट पेज फर्स्ट लाइन दिखा आप लोग को। नेपाल का टैक्स रेट क्या है? 20%। नेपाल का टैक्स रेट 20% है, तो व्हाट इज केडी? नेपाल का टैक्स रेट 20%, तो व्हाट इज केडी? तो केडी इज 9 इंटू 0.8, 9 इंटू 0.8, केडी इज 9 इंटू 0.8, 9 इंटू 0.7 नहीं कोमल, 9 इंटू 0.8 नेपाल का टैक्स रेट। कोमल आपने देखा नहीं, ठीक से दिखा रहा हूं। इंडिया का टैक्स रेट 30% है, नेपाल का टैक्स रेट 20%। अपने नेपाल से लोन ले रहे हैं, अपने नेपाल से लोन ले रहे हैं, तो 9 इंटू 0.8 7.2, ठीक है ना, 7.2, ठीक है। तो 7.2 केडी हो गया, 7.2 केडी हो गया, 7.2 केडी, ठीक है ना। सुन लीजिए अपने सम कैसे करने वाले, सब जन प्लीज सुन लीजिए एक बार, 1 मिनट रुकिएगा, सुनिए प्लीज। अपने सम को लिख लिख के पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करने वाले हैं, बिकॉज उतना पेशेंस रहेगा नहीं, पर हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, हर एक चीज। जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिस्कस हो गया, सैल्वेज वैल्यू डिस्कस हो गया, वर्किंग कैपिटल डिस्कस हो गया, डेप्रिसिएशन डिस्कस हो गया, केडी डिस्कस हो गया। और मैंने सम को, एक तो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन है ही, उसके अलावा मैंने सम को एक्सेल शीट पे सॉल्व किया है। अगर आप एक्सेल शीट पे करेंगे आपको सारा कैलकुलेशन दिखता रहेगा। एक्सेल शीट को बहुत बढ़िया मेहनत से मैंने कल बनाया था, ठीक है, तो एक्सेल शीट को, ठीक है। चलिए अब आते हैं पीछे अपने, कितना पैराग्राफ खत्म? 2 पैराग्राफ खत्म, अपना 2 पैरा पूरा खत्म हो गया। फर्स्ट पैरा, इंडिया वाला नेपाल में प्रोजेक्ट कर रहा है, संक कॉस्ट 20 लाख इरेलेवेंट। सेकेंड पैरा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 450, 225 करके, और वर्किंग कैपिटल 65 1 पे लग रहा है। उसके अलावा सैल्वेज वैल्यू 250 लास्ट में, और डेप्रिसिएशन हो गया अपना, केडी हो गया। थर्ड पैरा, कम टू इट, थर्ड पैरा, वाटर पार्क विल हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 20,000 विजिटर्स। ये चालू हुआ कॉस्टिंग, आओ कॉस्टिंग का चैंपियन,
ठीक है, मेरे बगल में हम लोग के एसएससीआई के फैकल्टी बैठे हैं कॉस्टिंग के, सिद्धांत सोनतालिया सर, ठीक है, वो हंस रहे हैं। तो 20,000 विजिटर्स होंगे, 20,000 विजिटर अम्यूजमेंट पार्क में कैपेसिटी। On an average, it is expected to achieve 70% capacity for first operational 4 years. 20,000 तो कैपेसिटी है, 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 14,000। बुद्धिमान को इशारा काफी है, मैं इस पे ज्यादा बोलूंगा नहीं। एंट्री टिकट इज एक्सपेक्टेड टू बी NPR 220 पर पर्सन। एंट्री टिकट, निको पार्क जाते हैं ना कैलकाटा में, ओके, या डिज्नीलैंड जाते हैं, ठीक है, जहां जहां जो भी पार्क है भाई, 220 रुपया एंट्री टिकट, ठीक है। In addition to entry ticket revenue, the company would earn revenue from sale of food and beverages. वहां जाके मैगी खाएंगे, noodles and fancy gift items. The average sales expected to be NPR 150 per visitor for food and beverages and NPR 50 for gift item. तो एंट्री टिकट लग रहा है, फूड खरीद रहा है वो लोग 150 रुपया का, और 50 रुपया का फैंसी गिफ्ट आइटम खरीद रहे हैं, ठीक है ना, ओके। सेल्स मार्जिन ऑन फूड, लोग जबरदस्त कैलकुलेशन करना चालू कर दिए, ठीक है, भीषण टेलीग्राम हिल रहा है। द सेल्स मार्जिन ऑन फूड एंड बेवरेजेस एंड फैंसी गिफ्ट आइटम इज 20% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। पार्क वुड ओपन फॉर 360 डेज अ ईयर। तो मेरा क्या मन है मैं बता रहा हूं, जो फूड था 150, उसमें मार्जिन है अपना 20%, 150 का 20% कितना हुआ, 30। और जो फैंसी गिफ्ट आइटम है उसका 50 रुपया दाम है और उसमें मार्जिन है 50%, तो 50 का 50% क्या है, 25। तो ध्यान दीजिएगा, ये 25 रुपया पर पर्सन कमा रहे हैं, 30 रुपया, ये 25 रुपया पर पर्सन कमा रहे हैं, और एंट्री टिकट का 220 रुपया। तीनों को जोड़ें, 220 प्लस 30 प्लस 25, 220 एंट्री टिकट प्लस फूड में कमा रहे हैं 30 प्लस 25, कितना हुआ, 220 प्लस 30 प्लस 25। ये बहुत जन आगे निकाल दिए कैलकुलेशन, जगनप्रीत वगैरह। 220 प्लस 30 प्लस 25, ये आ रहा है 275। 275 पर पर्सन, यस जगनप्रीत, 275 पर पर्सन, ओके, मिस करे जगनप्रीत आपको हम, 275 पर पर्सन। अब 275 पर पर्सन इंटू 14,000 पर्सन इंटू 360 दिन, साल का एनुअल रेवेन्यू आ गया। 275 इंटू 14,000 इंटू 360, बताइए 275 इंटू 14,000 इंटू 360 कितना आ रहा है। ये एंट्री टिकट था, बाई चांस किसी को फास्ट लगा तो ये फूड पे कमाई था और ये फैंसी आइटम पे कमाई था। तो कमाई था 275 पर पर्सन इंटू 14,000 पर्सन एक दिन का इंटू 360, कितना आया 13860 लाख बोल रहे हैं, 13860 लाख बोल रहे हैं, कोई करोड़ में बोल रहे, दैट्स ओके। वेयर इज द क्वेश्चन विच यू आर डूइंग, क्वेश्चन अपने बुक में है पेज नंबर 114 में, और क्वेश्चन मैंने कल शेयर किया था टेलीग्राम पे, प्री यू अपने से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो और अभी भी जब क्लास चलते हुए भी लोगों ने जो शीट है ना वो शेयर की है टेलीग्राम पे, तो प्री यू इतना कैसे हेल्प करे, ठीक है ना। तो अगर प्रीयू देख नहीं पाई तो भी प्रीयू देख सकती है, ये रहा यहाँ पे। वाटर पार्क का कैपेसिटी 20,000 विजिटर्स है और 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 14,000, और एंट्री टिकट 220 रुपया है। फूड आइटम का दाम 150, उस पर कमाई 20% है 30 रुपया, और फैंसी आइटम का 50 रुपया दाम है, कमाई 50% है 25 रुपया। तो टोटल आ रहा है 13860 लैक्स। ये ओके है क्या, 13860 लैक्स, ठीक है। Shouldn't we multiply by 70%? अर्पित ने बोला या नम्रता ने बोला, आई डोंट नो, 70% मल्टीप्लाई करके ही तो 14,000 आया। 20,000 कैपेसिटी था, 70% 14,000 था, ओके, 20,000 कैपेसिटी था, 70% 14,000 था। किसने फिर से क्वेश्चन शेयर किया प्रीयू आपके लिए, आपको उनको थैंक्स बोलना चाहिए, ठीक है। 14,000 वो था, ओके। चलिए, तो 13860 लैक्स, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब 3 पैराग्राफ हो गया भाई, 3 पैराग्राफ हो गया, 3 पैराग्राफ पूरा क्लियर है। रेवेन्यू है 13860 लैक्स। आगे चलिए, आगे क्या बोल रहा है प्रतीक, हमने सैल्वेज वैल्यू कंसिडर नहीं किया था यार प्रतीक, आप सो रहे हो। ये रहा सैल्वेज वैल्यू, 250 करोड़ सैल्वेज वैल्यू है फिक्स्ड एसेट का। वर्किंग कैपिटल का सैल्वेज वैल्यू अभी तक नहीं कंसिडर किया है, फिक्स्ड एसेट का सैल्वेज वैल्यू। और हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा प्रतीक, अगर आप इस तरह स्लो करते हो तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, आई कांट हेल्प। Annual staffing cost would be
एनपीआर 65 करोड़ पर एनम, एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट 65 करोड़ पर एनम, एनुअल इंश्योरेंस कॉस्ट एनपीआर 5 करोड़, other running and maintenance costs are expected to be 25 crore in the first year of operation, which is expected to increase by NPR 4 crore per year. खुद रीड कर लीजिए, मेरे रीड करने से कंफ्यूज है, खुद रीड कर लीजिए, आराम से रीड कर लीजिए. स्टाफ का कॉस्ट 65 करोड़ पर एनम, इंश्योरेंस कॉस्ट 5 करोड़ पर एनम, और जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है तो 25 करोड़, पर वो 4-4 करोड़ बढ़ते जाएगा, 25, 29, 33 ऐसे बढ़ते जाएगा. कंपनी वुड अपोर्शन एग्जिस्टिंग ओवरहेड टू द ट्यून ऑफ 5 करोड़ टू द बैंक. ये लास्ट लाइन का क्या करना है? ये लास्ट लाइन का क्या करना है? ये लास्ट लाइन का क्या करना है बताइए. कंपनी वुड अपोर्शन एग्जिस्टिंग ओवरहेड टू द ट्यून ऑफ एनपीआर 5 करोड़ टू द पार्क. लेट मी सी किसमें दम है बताने का. कंपनी वुड अपोर्शन एग्जिस्टिंग ओवरहेड टू द ट्यून ऑफ एनपीआर 5 करोड़ टू द पार्क. इसका क्या करना है? टेल मी, इसका क्या करना है? इस 5 करोड़ का क्या करना है? रोहित, हीना, अमन, अभिषेक, शुभम. शुभम ने बोला नथिंग, अभिषेक ने बोला नथिंग. एकदम करेक्ट है, इग्नोर नहीं करना है कुछ इसका, बिकॉज ये एग्जिस्टिंग एलोकेटेड ओवरहेड है, इंक्रीमेंटल नहीं है. ये एग्जिस्टिंग ओवरहेड है जो लग रहा है. अगर ये नहीं करे प्रोजेक्ट तो भी लगता रहेगा, प्रोजेक्ट में केवल एलोकेट किया गया है. ओके, दिस इज नॉट कॉस्टिंग, दिस इज डिसीजन मेकिंग गोइंग ऑन. डिसीजन मेकिंग में देखते हैं इंक्रीमेंटल क्या. जो हमारा ओवरहेड खर्चा लग रहा है हेड ऑफिस का, वो खर्चा अभी भी लग रहा है, प्रोजेक्ट नहीं करे तो भी लगता रहेगा. उसका एलोकेट किया इस नए प्रोजेक्ट की तरफ, तो एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये इररिलेवेंट है. ऑल्दो ये फ्यूचर कॉस्ट है, बट ये इररिलेवेंट है बिकॉज ये इंक्रीमेंटल नहीं है. दिस इज नॉट इंक्रीमेंटल, नॉट इंक्रीमेंटल, देयरफॉर इररिलेवेंट. Not incremental, okay, not incremental, therefore irrelevant. ठीक है, not incremental, therefore irrelevant. Okay, रेलेवेंट कॉस्टिंग में ये काम नहीं आएगा. बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लोग को पता है, और सीए फाइनल स्टूडेंट बहुत अच्छे. तो ये इररिलेवेंट. दो चीजें रेलेवेंट है. 20 लाख का सन कॉस्ट था जो मार्केटिंग एजेंसी को पे किए थे, और ये 5 करोड़ का अपोर्शन्ड ओवरहेड है, वो भी इररिलेवेंट है बिकॉज वो इंक्रीमेंटल नहीं है. ठीक है, तो ये दोनों काम नहीं आएगा. बाकी तीनों कॉस्ट लेंगे, स्टाफिंग कॉस्ट लेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट लेंगे और अपने इंश्योरेंस कॉस्ट लेंगे. ठीक है, चलिए आगे चलिए. नेक्स्ट पैरा, ऑल कॉस्ट एंड रिसीट्स एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एसेट्स रियलाइजेबल वैल्यू एंड अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. क्या क्या? ऑल कॉस्ट एंड रिसीट्स एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट मेंशन्ड अबव आर एट करंट प्राइसेस, zeroth point of time, which are expected to increase by 5% per year inflation. 5% पर ईयर इन्फ्लेशन से बढ़ाना है. सारे के सारे खर्चे को 5% पर ईयर से बढ़ाना है, इन्फ्लेशन से बढ़ाना है. तो अपने को इन्फ्लेशन से सब चीज को बढ़ाना पड़ेगा. जैसे ये जो कॉस्ट है, स्टाफिंग कॉस्ट 65 करोड़ था, तो 65 नहीं होगा, 65 इंटू 1.05, फिर इंटू 1.05 स्क्वायर, फिर इंटू 1.05 क्यूब, वैसे करके बढ़ाना है अपने को 5% से. इंश्योरेंस कॉस्ट 5 करोड़ इंटू 1.05 इंटू 1.05 स्क्वायर इंटू 1.05 क्यूब, 5% से बढ़ाना है इन्फ्लेशन से. ठीक है, 5% से बढ़ाना है. ठीक है, तो ये आज के दाम पे है, पर बोला दाम तो बढ़ते जाएगा ना, सब चीज का दाम बढ़ता ही है. तो जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आएगा तो उस समय तक इन्फ्लेशन हो जाएगा, रेवेन्यू कॉस्ट सब बढ़ जाएगा. रेवेन्यू कॉस्ट सब बढ़ जाएगा, पर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ेगा. रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को इन्फ्लेशन से नहीं बढ़ाना है, लिखा है रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग बोला है, यानी रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट वही रहेगा 25, 29, 33, उसको इन्फ्लेशन से नहीं बढ़ाना है. आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो खुद क्लियर होगे. आप लैंग्वेज ठीक से पढ़ लो, जिससे आपको लगे नहीं कि आप मेरे पे डिपेंडेंट हो. ठीक है, आप लैंग्वेज ठीक से पढ़ लो. रनिंग कॉस्ट में इन्फ्लेशन नहीं आएगा बोला है उत्कर्ष, देखो वो बोला है रनिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग बोला है ना, एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू 250 करोड़ लास्ट में, इन्फ्लेशन के साथ भी 250 करोड़ ही आएगा. एंड रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट पे इन्फ्लेशन नहीं लगाना है. आर यू ओके विद इट? अगर आप लैंग्वेज रीड करोगे ओके है, अगर लैंग्वेज रीड नहीं कर रहे हो तो कंफ्यूज होगे. इज इट ओके? बताइए, इज इट ओके? कौशिक बोल रहा है बट ये तो रनिंग एंड मेंटेनेंस का ही पार्ट है. रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट नाम से दिए है अलग से. अब तुम बोलोगे सर स्टाफ कॉस्ट भी तो रनिंग मेंटेनेंस में काम आता है, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ. वो जिस नाम से दिया है उस नाम पे जाओ ना, वो जिस नाम पे दिया उस नाम पे जाओ.
सर सेल्स और अदर रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा ना, हाँ सेल्स और अदर रेवेन्यू बढ़ेगा, लिखा है ना ऑल कॉस्ट एंड रिसीट्स, देखिए ठीक है, सेल्स एंड अदर रेवेन्यू बढ़ेगा, यस सेल्स एंड अदर रेवेन्यू बढ़ेगा, अमन सेल्स एंड अदर रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ेगा इन्फ्लेशन से, ठीक है। तो लैंग्वेज को ठीक से रीड करेंगे तो आप मेरे भी आगे हैं, लैंग्वेज को रीड नहीं कर रहे हैं तो आपको लगेगा नहीं यार पता नहीं क्या हो रहा था, ठीक है। तो स्टाफिंग इंश्योरेंस और रिसीट्स को बढ़ाना है, आयुषी बोल रही है, करेक्ट, स्टाफिंग इंश्योरेंस और रिसीट्स को बढ़ाना है, परफेक्ट मिताली, चलिए गुड। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में अभी स्पॉट रेट दिया हुआ 1.6 पर रूपी एक्सचेंज रेट, आफ्टर ऑल फॉरेक्स का समय ना, वैसे मैं इंस्टीट्यूट का बहुत जोर से उड़ाने वाला हूं, लास्ट में उन्होंने धज्जी उड़ाया लॉजिक का इस सब में, पर मैं वो सब अभी चालू नहीं कर रहा हूं, जहां पे सब समझ जाएंगे तो मैं जाके इंस्टीट्यूट का बड़ाई करना चालू करूंगा। बड़ाई आप समझते हैं ना, मेरे मुंह से हमेशा बड़ाई निकलता है इनका, खासकर एकेडमिकली, वो बड़ाई लास्ट में आएगा। तो एक्सचेंज रेट 1.6 पर रूपी है, टैक्स रेट इंडिया नेपाल में दिया हुआ है, सर उसका क्या करना है मैं उसके बारे में ही बाद में बोलूंगा, टैक्स रेट के बारे में आई विल टेल यू बाद में, डोंट वरी, आई विल टेल यू लास्ट में, ठीक है। तो आई एम जस्ट डेफरिंग, ओके, डेफर किया है मैंने अभी, मैं बताऊंगा उसके बारे में। द करेंट WACC इज 12%, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, लिसन केयरफुली सब जन, यहां पे आप लोग को सुनना पड़ेगा समझने के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये दिखाता है कि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्सेज को क्या रिटर्न चाहिए, प्लीज आराम से सुनिए, बहुत फायदा होगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये दिखाता है कि इंडियन कंपनी का जो इंडिया में बिजनेस है ना, उस बिजनेस में जो रिस्क है और जो डेट है, उस रिस्क और डेट को देखते हुए कितना रिटर्न चाहिए, 12%। काश कोई सुन रहा हो, जो नहीं सुन रहा हो, अरे वो बंदा इतना अनफॉर्चुनेट होगा, आई कैन ओनली पिटी हिम, पिटी, ओके, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन। Cost of capital shows the rate of return required by the long-term sources of finance for the existing risk in the business. पर इंडियन कंपनी तो नेपाल में प्रोजेक्ट कर रहा है, ये तो नया रिस्क हो गया, इसमें तो करेंसी रिस्क है। अभी पता ही है नेपाल ने क्या किया था, याद है ना बाउंड्री के बारे में, आप लोग सबको पता है, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी डिक्लेयर किया कि ये वाला हिस्सा जो इंडिया को बिलोंग करता है वो इनको बिलोंग करता है, पता नहीं चाइना से क्या खा के, ठीक है। तो फॉरेन प्रोजेक्ट में तो रिस्क ज्यादा होता है ना, अगर अपने कंट्री में रिस्क प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बाहर कर रहे हैं तो रिस्क ज्यादा होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो इक्विटी होल्डर्स और डेट प्रोवाइडर्स है उनको सेम रिटर्न चाहिए कि हायर रिटर्न? थिंक अबाउट इट। अगर इक्विटी और डेट होल्डर से पूछेंगे कि तुम लोग को यहां 12% चाहिए, बताओ हम लोग बाहर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तुम लोग क्या रिटर्न चाहिएगा, सेम या ज्यादा? आप बताइए, सेम या ज्यादा? आई एम आस्किंग यू, सेम या ज्यादा? गेट को पूरा क्लोज कर रहा, सेम या ज्यादा? जल्दी बधाई करो सर, क्या बोल रहे पता नहीं, हायर चाहिएगा बिकॉज ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो इसलिए अपने 12% नहीं यूज कर सकते हैं। 12% तो तब यूज करेंगे अगर इंडियन कंपनी इंडिया में ही और एक प्रोजेक्ट कर रहा है तो, पर इंडियन कंपनी तो नेपाल में जाके कर रहा है, बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है ना। यस चलिए, अब तो अपने इंडियन कंपनी को मना करेंगे, भाई नेपाल में जाके प्रोजेक्ट मत कर, ठीक है, मत कर प्रोजेक्ट नेपाल में जाके, ठीक है। जो वो लोग इस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने को, चाइना का साथ दे रहे हैं। द एवरेज मार्केट रिटर्न इज 11%, ये हो गया आरएम 11%, इंटरेस्ट रेट ऑन ट्रेजरी बॉन्ड इज 8%, आरएफ ट्रेजरी माने गवर्नमेंट बॉन्ड, आरएफ 8%। जगनप्रीत आई होप इट्स ओके। द कंपनीज करंट इक्विटी बीटा इज 0.45, करंट इक्विटी बीटा नहीं चलेगा भाई, करंट इक्विटी बीटा तो एग्जिस्टिंग रिस्क दिखा रहा है, करंट इक्विटी बीटा चोलबे ना, नहीं चलेगा, ठीक है। द कंपनीज फंडिंग रेशियो फॉर द वाटर पार्क वुड बी 55% इक्विटी 45% डेट, ये मेरे काम आएगा। तो मेरे काम क्या क्या आएगा मैं टिक कर रहा हूं, 11 काम आएगा, 8 काम आएगा और 55-45 काम आएगा, 12 काम नहीं आएगा, 0.45 काम नहीं आएगा, ओके। तो मेरे ये दोनों चीज काम नहीं आएगा, 12 और 0.45 काम नहीं आएगा, बिकॉज कंपनी का करंट केसी, कंपनी का करंट इक्विटी बीटा से मतलब नहीं है। हमको चाहिए नेपाल में जो प्रोजेक्ट करेंगे उसका बीटा क्या है, नेपाल में जो प्रोजेक्ट करेंगे उसका बीटा क्या है। ध्यान से फिर से सुन लो, नेपाल में जो प्रोजेक्ट करेंगे, प्लीज ठीक से सुनो, प्लीज ठीक से, जगनप्रीत ठीक से सुनो, नेपाल में जो प्रोजेक्ट करेंगे उसके लिए अपने को रिस्क जानने के लिए 2 तरह का रिस्क होता है, एक धंधे का रिस्क और एक डेट का रिस्क, एक धंधे का एक डेट का। धंधे का रिस्क जानने के लिए नेपाल में जो अम्यूजमेंट पार्क कंपनी है, नेपाल में जो अम्यूजमेंट पार्क कंपनी है उनका बीटा पक्का है, नेपाल में जो अम्यूजमेंट के बिजनेस में उन लोग का बीटा है, उनके बीटा को डी लेवरेज करेंगे, डेट इक्विटी का इफेक्ट हटाएंगे जो उनका डेट है,
और उस बीटा में अपना लेवरेज घुसाएंगे, तो हम लोग बिजनेस वही करें जो नेपाल वाले कर रहे हैं। तो वो लोग का रिस्क लेंगे बीटा, और वो लोग के रिस्क से वो लोग का डेट हटाएंगे और अपना डेट घुसाएंगे। वो लोग के रिस्क को लेंगे, वो लोग का रिस्क, और अपना बिजनेस और वो लोग का बिजनेस सेम है अम्यूजमेंट का, तो वो लोग का जो बीटा है उसमें तो बिजनेस धंधे का और डेट दोनों का रिस्क है, तो वो लोग का डेट को हटाएंगे और अपना डेट लाएंगे। ठीक है, डीलेवरेजिंग प्लस रीलेवरेजिंग, डीलेवरेजिंग प्लस रीलेवरेजिंग, ये होने वाला है आगे चल के। चलिए आगे देखिए, ज्यादा एनर्जी आ रहा है, गला बैठ जाएगा, शांत गदाधारी भीम। ठीक है, बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस, द अम्यूजमेंट इंडस्ट्री इन नेपाल इज कॉम्पिटिटिव एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स इंडियन काउंटरपार्ट. The company has gathered relevant information about its nearest competitor in Nepal. Nearest competitor in Nepal, जिसका ऑलरेडी वो धंधा है. The competitor's market value of equity is 1850 करोड़ उसका, and debt is 510 करोड़, तो उसका फाइनेंसिंग बता रहा है डेट का, and equity beta is 1.35. यही तो काम का है. ये है अपना जो सिमिलर कंपनी है उसका बीटा 1.35. दिस शोज व्हाट? दिस शोज BR प्लस FR. आई होप यूर ओके. धंधे का रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क. तो धंधा तो मैं सेम करने वाला हूं, तो बिजनेस रिस्क चाहिए, पर फाइनेंशियल रिस्क जो उसका है ना वो हमको नहीं चाहिए. हम तो अपना फाइनेंशियल रिस्क यूज करेंगे. तो अपने को 1.35 को पहले डेट से हटाना पड़ेगा, फिर अपना डेट लगाना पड़ेगा. डीलेवरेजिंग रीलेवरेजिंग. और मैंने क्या बोला था? डीलेवरेजिंग रीलेवरेजिंग करने के लिए सुनिएगा प्लीज, क्या बोला था? फॉर्मूला के बिना, फॉर्मूला डेट इक्विटी का पोस्ट टैक्स फैक्टर, डेट इक्विटी का पोस्ट टैक्स फैक्टर से डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई. ये शुरू में बोला था. तो जो गुड नाइट बैच के स्टूडेंट है जैसे जगनप्रीत या अर्ली राइजर, उनको जरा सा स्ट्रगल हो सकता है, और जो इक्विटी पोर्टफोलियो कर रखे उन लोग को तो बहुत बढ़िया से आना चाहिए. ठीक है, डीलेवरेजिंग और रीलेवरेजिंग वो करना है. चलिए करते हैं, चलिए करते हैं. तो इन दैट केस कर रहा हूं मैं 1.35. ये लीवर्ड बीटा है उन कंपनीज का. सर आप इसको लीवर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन कंपनीज में डेट है ना, जो नेपाल की कंपनी, उनका डेट कितना है? 510 करोड़. उनका इक्विटी कितना है? उनका इक्विटी है 1850 करोड़. 1850 करोड़. तो डेट इक्विटी रेशियो क्या है प्लीज बताइएगा? डेट इक्विटी रेशियो क्या है प्लीज बताइएगा? डेट इक्विटी रेशियो, यस प्लीज, वेट कर रहा हूं. डेट इक्विटी रेशियो क्या है प्लीज बताइएगा? डेट इक्विटी रेशियो क्या है प्लीज बताइएगा? 510 बाय 1850. 510 बाय 1850. आओ यार जोश में, क्या कर रहे हो? अभिलाषा बताइए, परेश बताइए, प्रिंस बताइए, उत्कर्ष, पंकज, हीना, शुभम, वैभव, प्रिंस. 0.2756 है डेट इक्विटी रेशियो, 0.2756 है. और नेपाल का टैक्स रेट, नेपाल का टैक्स रेट 20% था. ठीक है, आपको डेट इक्विटी को पोस्ट टैक्स करके 1 ऐड करना है. आपको डेट इक्विटी को पोस्ट टैक्स करने के बाद 1 ऐड करना है. भाई बॉर्ड मास ठीक से लगाना. पहले डेट इक्विटी को इनटू 0.8 करना, फिर 1 ऐड करना. बताओ फैक्टर क्या आ रहा है? फैक्टर, फैक्टर बताओ भाई. फैक्टर, फैक्टर क्या है? फैक्टर डेट इक्विटी को पोस्ट टैक्स करके 1 ऐड करना. 1 ऐड करके पोस्ट टैक्स मत करना, रॉन्ग हो जाएगा. तो 0.2756 इंटू 0.8 प्लस 1. 0.2756 इंटू 0.8 जो आया प्लस 1. यस, भावना, प्रतीक, अभिषेक, जगनप्रीत, खुदेजा, तेजस्वी, पंकज, शिवम, कौशिक, शांतनु, उन्नति. 1.2205, 1.2205. ओके, एग्जाम में जाके काट देंगे अपने. 1.2205 ये आया. अब 1.2205 से 1.35 को डिवाइड करे कि मल्टीप्लाई करे? बताइए. 1.35 को 1.2205 से डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे? ध्यान रहे, ये अपने कंपेटिटर का बीटा है जिससे अपने को डेट हटाना है. ये अपने कंपेटिटर का बीटा है जिससे उसका फाइनेंशियल लेवरेज हटाना है. हटाना है. तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने 1.2205 से डिवाइड या मल्टीप्लाई? 1.35 को 1.2205 से डिवाइड या मल्टीप्लाई? जूही ने बोला डिवाइड. करेक्ट. 1.2205 से डिवाइड. 1.2205 से डिवाइड, एकदम डिवाइड करना है. लेवरेज हट गया. ये जो बीटा आया, क्या आया? ये आया बीटा यू, बिजनेस रिस्क. बीटा यू बताइए क्या? बीटा यू क्या आ रहा है? भाई मैं इतना चिल्ला रहा क्यों हूं? सॉरी. 1.35
डिवाइड बाय 1.2205 इक्वल टू, तो ये आया अपना 1.106। 1.106 का मतलब कोई बताएगा इंग्लिश में या हिंदी में? 1.106 का मतलब क्या है? चलो लेट मी सी, कौन बता पाता है? मतलब नाम नहीं पूछ रहा हूं, मतलब पूछ रहा हूं। 1.106 का मतलब कौन बताता है? 952 लोग ये क्लास टेलीग्राम पे मेरे साथ हैं, यूट्यूब पे ज्यादा होंगे। 1.106 का मतलब कौन बताएगा? लेट मी सी, 1.106 का मतलब कौन बताएगा? 1.106 का मतलब क्या है? नॉट द नाम, मेरे को नाम नहीं चाहिए, मतलब चाहिए। लेट मी सी। बोल रहा है बिजनेस रिस्क इज 10.6%। नहीं यार, ये नहीं है, ये नहीं है। अमन रॉन्ग बोला। वीना थोड़ी पास पहुंची है, वीना थोड़ा पास पहुंची है। वीना थोड़ी पास पहुंची है, ठीक है। बहुत जन बताए एग्जैक्ट मतलब जो मेरे को चाहिए था ना, खुल के होता है ना, एकदम खोल के पढ़ाइए, वो वाला मतलब सुनिएगा। ठीक से सुनिए, ठीक से सुनिए प्लीज, ठीक से। अनुष्का ठीक से सुनिए। अगर ये इंडियन कंपनी नेपाल वाला प्रोजेक्ट करे, प्लीज ठीक से सुनिएगा, अगर ये इंडियन कंपनी नेपाल में प्रोजेक्ट करती पर डेट नहीं यूज करती, अगर इंडियन कंपनी नेपाल में प्रोजेक्ट करे पर डेट नहीं यूज करे तो ये बीटा होगा। आई रिपीट, अगर इंडियन कंपनी नेपाल में ये प्रोजेक्ट करे पर डेट नहीं यूज करे तो ये बीटा होगा। ठीक है, अगर इंडियन कंपनी नेपाल में प्रोजेक्ट करे पर विदाउट डेट तो ये बीटा होगा। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दिस वुड हैव बीन द बीटा इफ द इंडियन कंपनी वुड नॉट यूज डेट फॉर द प्रोजेक्ट। दिस वुड हैव बीन द बीटा इफ द इंडियन कंपनी डज नॉट यूज डेट फॉर द प्रोजेक्ट। पर इंडियन कंपनी तो डेट यूज कर रही है, इंडियन कंपनी तो डेट यूज कर रही है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? देखिए 45% डेट, 55% इक्विटी। इंडियन कंपनी तो डेट यूज करने वाली है, 45% डेट, 55% इक्विटी। यानी कि सर ये बीटा नहीं चलेगा, इस बीटा में लेवरेज घुसाना है, इस बीटा में लेवरेज घुसाना है, रीलेवरेज यानी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए फिर रीलेवरेज करते हैं। आइए, डेट 45%, इक्विटी 55%, तो डेट इक्विटी रेशियो कितना? टैक्स रेट 30%, तो 1 प्लस डेट इक्विटी इंटू 1 माइनस टी। यस टेल मी, आपको बताने कितना आ रहा है? इंडिया का टैक्स रेट 30%, डेट 45% है, इक्विटी 55% है। डेट इक्विटी रेशियो निकाल लीजिए, उसको पोस्ट टैक्स कर दीजिए। इंडिया का टैक्स रेट जाहिर इंडिया वाला कर रहा है, वो था कंपेटिटर वाला, वहां नेपाल का टैक्स रेट यूज किए थे। ओके, 1.5727 जूही बोल रही है, 1.5727 जूही ने बोला। ये फैक्टर 1.5727 आ रहा है, 1.5727। आई थिंक हीना बता रही है कि डेट इक्विटी रेशियो 0.818 है। दैट्स गुड खुदेजा। उसके बाद फैक्टर 1.5727 आ रहा है। चेरी का 1.729 आ रहा है। चेरी पता नहीं ये 1.729 क्या है, 1.5727 हो सकता है मल्टीप्लाई करके बोल रहे हैं। तो चलिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 1.5727 इंटू ये वाला बीटा, 1.5727 इंटू ये वाला बीटा, इंटू करना ना। इस बार लेवरेज को घुसा रहे हैं, रीलेवरेज, लेवरेज को घुसा रहे 1.106 जो कि विदाउट लेवरेज था, इंटू 1.5727। बताइए 1.106 इंटू 1.5727। यस बताइए परम, समान्यु, आयुषी, नया नाम दिखे तो बोलू ना, प्रफुल्ल। 1.5727 इंटू 1.106, 1.7394, 1.7394। चलिए 1.74 लिख देते हैं, 1.74, ठीक है। तो इंडियन कंपनी का जो बीटा है, जो रिस्क है, 1.74 होगा, 1.74 इंडियन कंपनी का बीटा होगा, ठीक है, 1.74। एक बच्चा पूछ रहा था, एक बच्चा क्या बोल रहा था, उसका डाउट सुनिएगा सब जन। एक स्टूडेंट ने क्या बोला, उसका डाउट मैंने देखा था, बीच में शेयर कर रहा हूं। स्टूडेंट ने बोला सर, सब में तो लिखा हुआ था कंपेटिटर्स का ये इक्विटी बीटा है। स्टूडेंट ने बोला सर, सब में तो लिखा हुआ था कंपेटिटर्स का ये इक्विटी बीटा है, तो आप कैसे समझे ये लीवर्ड है? यार वो जो कंपेटिटर है, अगर उसमें डेट है तो जाहिर है उसका बीटा लीवर्ड है। वो कंपेटिटर में डेट था ना 510 करोड़, अगर वो कंपेटिटर में डेट नहीं होता तो ये अनलीवर्ड होता। सिंपल है,
बीटा तो बीटा ही होता है, अगर डेट है तो वो लीवर्ड है, डेट नहीं है तो अनलीवर्ड है, ठीक है ना। तो बीटा अपना 1.7394 आया है, 1.74। अब इसका आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा कीजिए, आपको दिख रहा है आर एफ 8%, आर एम 11%। आओ जोश में, आर एफ 8%, आर एम 11%, आर एफ 8 है, आर एम 11 है, ठीक है ना। तो आपको के ई निकालना है, के ई 8 प्लस 11 माइनस 8 इंटू 1.74। आई होप किसी को इससे एतराज नहीं है। 8 प्लस 11 माइनस 8 इंटू 1.74। यस, हिमांक का किया हुआ पोर्टफोलियो बोला प्रॉक्सी एंटिटी का बीटा। 8 प्लस 11 माइनस 8 इंटू 1.74। बताइए के ई क्या आ रहा है, प्रफुल्ल बताइए। 3 इंटू 1.74 प्लस 8, 3 इंटू 1.74 प्लस 8, 13.22। 13.22% is KE. 13.22% is KE. Yes, Samanyu, Pankaj, Shantanu. 13. राशि, शिवम, सुमित, 13.22। और केडी आप लोग को याद है क्या क्या आया था? केडी आप लोग को याद है क्या क्या आया था? केडी, केडी आपको याद है क्या क्या आया था? केडी, केडी क्या आया था? कॉस्ट ऑफ डेट मेरे ख्याल से 7.2 आया था केडी। केडी आई थिंक 7.2 आया था केडी। 9 का पोस्ट टैक्स, नेपाल का था तो 9 इंटू 0.8, 7.2। तो चलिए केसी निकालते हैं। केसी डब्ल्यू डी के डी प्लस डब्ल्यू ई के ई, डब्ल्यू डी के डी प्लस डब्ल्यू ई के ई, विच मीन्स 0.45 इंटू 7.2 प्लस 0.55 इंटू 13.22, 0.45 इंटू 7.2 प्लस 0.55 इंटू 13.22। परेश, मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट दिया था डीलेवरेजिंग रीलेवरेजिंग का, तो आप उसको अभी छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। आप इक्विटी और पोर्टफोलियो करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जा नहीं सकता हूं उस पर। परेश, बार बार वो क्वेश्चन पूछने से फायदा नहीं है, बिकॉज जगनप्रीत वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्लो में समझ गए हैं, दे हैव अंडरस्टूड व्हाट इज टू बी डन। 10.51%, 10.51%। प्रिंस, हम लोग को तुम गुमराह कर रहे हो मोदी जी का मन की बात करके। 10.51%, तो 10.51% केसी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, घोर मेहनत से आया कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.51%। इसलिए ऑल्दो सीए फाइनल न्यू सिलेबस में अनलीवर्ड लीवर्ड का कमती इंपॉर्टेंस है, ओल्ड सिलेबस में बहुत जोर का इंपॉर्टेंस था बिकॉज वो एक कैबज था, पर आपको कहां प्रैक्टिस मिलेगा अनलीवर्ड लीवर्ड का? थोड़ा पोर्टफोलियो में, थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा यहां। तो कोई पूछ रहा था सर ये सब सम आ सकता है क्या? पहला बात है ये सब मेरे तरफ से नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट के मैट में। दूसरा बात, अगर सम नहीं भी आया, इतना चीज सीख रहे हैं सम में कि सम में दूसरे सम में काम आ जाएगा। सम अगर नहीं भी आया तो भी आप इम्यून और इम्यून टू फेस न्यू थिंग्स। डू यू वांट टू बिकम इम्यून? देन यू हैव टू डू द सम्स। तो ये जो एसएफएम का ये मैंने चालू किया है चैलेंजिंग सीरीज, ये तुमको इम्यून करने के लिए एग्जाम में, अगर तुम्हारा दम है तो इम्यून हो, ठीक है। तो ओके, तो 10.51% इंस्टीट्यूट के मैट में सम है, अपने मैट में भी है, पेज नंबर 114 में राशि। ओके, तो ये अपना 10.51% केसी निकल गया, 10.51% केसी निकल गया। अब क्या पूछ रहे हैं? स्टेट वेदर आईटीएस शुड अंडरटेक द वाटर प्रोजेक्ट इन नेपाल और नॉट। सो पूरा का पूरा सम हमने रीड कर लिया है। यहां हम लोग कैश फ्लो डिस्कस कर रहे थे। ये कैश फ्लो आपको याद होगा, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये सैल्वेज वैल्यू था, ये वर्किंग कैपिटल था। वर्किंग कैपिटल के बारे में मेरे को कुछ बोलना है, सुनिएगा। वर्किंग कैपिटल के बारे में मेरे को कुछ बोलना है, सुनिएगा, ठीक से सुनिएगा, वरना बार बार रिपीट करने बोलेंगे। वर्किंग कैपिटल का पैसा कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, ये सब में जाता है। ये पैसा डूबता नहीं है। तो जो भी कैपिटल बजटिंग करते हैं उस पर अजम्पशन होता है कि वर्किंग कैपिटल शैल बी रिकवर्ड इन फुल। आई एम रिपीटिंग अगेन, वर्किंग कैपिटल का पैसा कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, ये सब में जाता है और ये पैसा डूबता नहीं है। तो अगर सम साइलेंट रहता है तो कैपबज में मानना पड़ता है कि वर्किंग कैपिटल शैल बी रिकवर्ड इन फुल, यानी वर्किंग कैपिटल लास्ट में रिकवर हो जाएगा पूरा 65। पर
ये लोग जो इन्फ्लेशन 5% बोला था ना, वो किस पे नहीं लगाने बोला था? ये इन्फ्लेशन क्या चीज पे नहीं लगाने बोला था, प्लीज बताइए। इन्फ्लेशन ये लोग किस चीज पे लगाने के लिए मना किया था, प्लीज बताइए। इन्फ्लेशन ये लोग किस चीज पे लगाने के लिए मना किया था, प्लीज बताइए। इन्फ्लेशन किन आइटम्स पे नहीं लगाना है, प्लीज बताइए। इन्फ्लेशन किस आइटम पे नहीं लगाना है, प्लीज बताइएगा। इन्फ्लेशन किस आइटम पे नहीं लगाना है? एक तो इस पे नहीं लगाना है, ये 225 वगैरह पे, एक इस पे नहीं लगाना है, मना किया था, और एक रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पे नहीं लगाना है। मेरे को तीन चीज याद है, तीन चीज पे। एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, एक जो सैल्वेज वैल्यू है, और एक रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, 25 फिर 29 फिर 33, इन तीनों पे नहीं लगाना है, बाकी सब पे लगाना है। तो उस वाइज तो अपना इन्फ्लेशन से वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। तो प्लीज बताएंगे 65 का 5% क्या होता है? 65 का 5% प्लीज बताएंगे। 65 का 5% प्लीज, 65 का 5% प्लीज बताइएगा। 65 का 5%, 65 का 5%, आई एम वेटिंग फॉर यू। 65 का 5%। मोदी का मन की बात चालू हो गया है, लोग मेरे को छोड़ के मोदी पे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स बनता है यार, वो इंसान, ही डिजर्व्स एवरीथिंग। 65 का 5%, 3.25। अब 68.25 का 5%, 68.25 समझ में आ गया होगा। 68.25 का 5%, 68.25 द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैं तो एक्स्ट्रा पता लगा रहा हूं, एक्स्ट्रा कितना लगा रहे हैं। 68.25 का 5%, यस, 68.25 का 5%, 68.25 का 5%। अपने को चाहिए इंक्रीमेंटल कितना लग रहा है कैप बज में। अपने को बैलेंस शीट नहीं बनाना है कैप बज में, इन्वेस्टमेंट निकालना है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। 68.25 का 5%, 3.41। 3.41 को 68.25 में जोड़िए, 3.41 को 68.25 में जोड़िए, और जोड़ने के बाद उसका 5%। 68.25 में 3.41 जोड़िए और जोड़ के उसका 5%। 68.25 मैं कर रहा हूं खुद, आप लोग भी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिलेड आ रहा है। 68.25 प्लस 3.41, हाँ ये आया था 71.66। उसका 5%, उसका 5% क्या? 3.583, 3.58। बस और मत कीजिएगा, 3.58 जोड़ दीजिए, 3.58 जोड़ दीजिए। 75.24 आया फोर्थ ईयर के एंड में वर्किंग कैपिटल, 75.24। तो 75.24 लास्ट में रिकवर होगा, 75.24 लास्ट में रिकवर होगा। डिफिकल्ट है ये, आदमी यहां पे गलत करेगा। प्लीज ध्यान दीजिए सब जन, प्लीज ध्यान दीजिए। वर्किंग कैपिटल 65 करोड़ का एक साल बाद लगाए, उसके बाद इन्फ्लेशन की वजह से अपना 3.25 और लगाना पड़ा, इन्फ्लेशन की वजह से 3.41 और लगाना पड़ा, इन्फ्लेशन की वजह से 3.58 और लगाना पड़ा, और पूरा वर्किंग कैपिटल जो था वो लास्ट में रिलीज होगा, लास्ट में रिकवर्ड है। 75.24 इनफ्लो है। ब्यूटिफुल ब्रेन्स, थिंक अबाउट इट, दिस इज वेरी टफ पार्ट। वर्किंग कैपिटल में पैसा जा रहा है, लास्ट में रिलीज हो रहा है, लास्ट में रिलीज हो रहा है, ओके, लास्ट में रिलीज हो रहा है। सर आप तो बहुत गंदे से कर रहे हैं यार, गंदगी अगर कर रहे हैं तभी तो समझ पा रहे हैं, अगर सजाएंगे तो सजावट में रह जाएंगे। एग्जाम में प्रॉपरली करके आ रहा है, यहां मेरा पर्पस सजाना नहीं है, तुमको हर एक एंगल डिस्कस करना है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिस्कस हो गया, वर्किंग कैपिटल डिस्कस हो गया, सैलवेज वैल्यू डिस्कस हो गया, डेप्रिसिएशन डिस्कस हो गया, रेवेन्यू डिस्कस हुआ था बीच में, 113,860 कुछ हुआ था ना, एक मिनट, हाँ रेवेन्यू डिस्कस हुआ था, आई थिंक ये रहा रेवेन्यू डिस्कस हुआ था 13860 लाख, जो इन्फ्लेशन से बढ़ेगा रेवेन्यू। सारे खर्चे यहां पे दिए हुए थे, 65 करोड़ इन्फ्लेशन से बढ़ेगा, 5 करोड़ इन्फ्लेशन से बढ़ेगा, पर 25 करोड़ इन्फ्लेशन से नहीं बढ़ेगा, 25 होगा, 25, 29, 33 वगैरह सारा डिस्कस हो गया। अब सुनिएगा आधार क्या है, सीफैट निकालने का। सीफैट कैसे निकलता है, लिसन केयरफुली। सीफैट के लिए अपने रेवेन्यू लेंगे, रेवेन्यू आराम से, लेस एक्सपेंडिचर लेंगे, सारा एक्सपेंडिचर मतलब स्टाफिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, वो लेने के बाद अपने लेस करेंगे, या वो लेने के बाद अपना आ जाएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आएगा अपना पीबीटी, प्री टैक्स प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम लोग इक्विटी चैप्टर में नोपैट ईबीआईटी बोलते हैं, ठीक है, पीबीटी आएगा। पीबीटी का पोस्ट टैक्स करेंगे,
पीबीटी का पोस्ट टैक्स करेंगे तो पैट आएगा, पैट, जिसको मैं तो नो पैट बोलता हूं, पर यहां मैं नो पैट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज बहुत सारे गुड नाइट बैच के स्टूडेंट और अर्ली राइजर समझ नहीं पाएंगे। इंस्टीट्यूट वैसे पीबीटी और पैट ही बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ईबीआईटी और नो पैट है। पैट के बाद डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सी फैट। पैट के बाद डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो सी फैट आएगा, सी फैट। एक बार प्रोसेस देख लीजिए, रेवेन्यू लेस एक्सपेंस लेस डेप्रिसिएशन, पीबीटी, पैट, सी फैट। और ऑब्वियसली ये सी फैट में जो सैल्वेज वैल्यू है लास्ट का ऐड होगा, जो वर्किंग कैपिटल हर साल लगा रहे हैं वो लेस होगा और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आएगा, तो उससे अपना नेट कैश फ्लो निकलेगा। ओके, नेट कैश फ्लो वैसे अपना निकलेगा, समझ गए। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर लेस, डेप्रिसिएशन लेस, पीबीटी, पैट, और पैट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो सी फैट। पैट प्लस डेप्रिसिएशन इज सी फैट। पीपल नो ऑफ इट, डेप्रिसिएशन लेस करके ऐड करना पड़ता है, तो ये सी फैट आएगा। ओके, अब एक बार बिफोर आई शो द सॉल्यूशन, डाउट देख रहा हूं कि डाउट्स क्या है। वाई फोर्थ ईयर का इन्फ्लेशन क्यों नहीं आया? कहां नहीं आया यार फोर्थ ईयर का इन्फ्लेशन? मैंने तो कुछ दिखाया ही नहीं किस साल का इन्फ्लेशन कहां पे। फोर्थ ईयर में इन्फ्लेशन बढ़ा के ही तो अपने लिए थे वर्किंग कैपिटल, और फिफ्थ ईयर में रिलीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल। एट दी एंड वो रिटर्न हो जाता है, हाँ रिटर्न हो जाता है। ओ उसने जवाब दिया, आयुषी ने, माधव ने जवाब दिया है, इट हैज टू बी रिकवर्ड इन फुल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग खुद ही, तभी तो टेलीग्राम इतना बढ़िया जरिया है अगर आदमी ऑर्गेनिकली जवाब देता जाए तो, ठीक है ना। अब देखते एक बार इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देख रहे हैं आपने, देखिए प्लीज इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन। इंस्टीट्यूट ने 1.106 डीलेवरेज किया, डीलेवरेज करके नेक्स्ट पेज में रीलेवरेज किया होगा, देख रहा हूं, रीलेवरेज किया और इंस्टीट्यूट का 10.51% आया। आई ओके, 10.51% अपने सबका आया था। अब जो बंदा इस पे पार्टिसिपेट नहीं किया और वो बोलेगा सर कैसे आया, उसका अपने कुछ नहीं कर पाएंगे। 10.51 अपना आया था, लुक एट द बोर्ड, 10.51। ये तो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, बच्चा वाला चीज जो सबको पता है, पीवी करने के लिए 1/1.1051 स्क्वायर क्यूब, ठीक है ना। उसके बाद कोई डिस्टर्ब कर रहा है फोन करके मेरे को, ठीक है। आगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल अलाउंस, ये डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन अपने निकाले थे शॉर्टकट से, याद है, ये रहा डेप्रिसिएशन 40, 32, 25.6, 20.48 ये निकाले थे। जो लोग बाद में ज्वाइन किए नहीं समझ में आ रहा उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये है अपना एक्सपेक्टेड विजिटर्स 14,000 इंटू 360, यू कैन चेक। एक्सपेक्टेड विजिटर्स साल में 14,000 इंटू 360 आप चेक कर सकते हैं। 14,000 इंटू 360। एंट्री टिकट, एंट्री टिकट को इन्फ्लेशन से बढ़ाया है, एंट्री टिकट को इन्फ्लेशन से बढ़ाया है, 220 था ना, इन्फ्लेशन से बढ़ाया है। जो प्रॉफिट था फूड से 30 रुपया था, 30 रुपया को इन्फ्लेशन से बढ़ाया है। और जो प्रॉफिट था फैंसी आइटम से वो 25 रुपया था, उसको इन्फ्लेशन से बढ़ाया है। तो अकॉर्डिंगली इसको टोटल किया, इन तीनों को टोटल किया और टोटल करके नंबर ऑफ यूजर से मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो अपने जो निकाले थे वो विदाउट इन्फ्लेशन निकाले थे, ये लोग इन्फ्लेशन के साथ निकाला है, ठीक है। अपने विदाउट इन्फ्लेशन निकाले थे, ये लोग इन्फ्लेशन के साथ निकाला है, ठीक है। एकदम सही किया हुआ, इंस्टीट्यूट ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो वेरी गुड टू द इंस्टीट्यूट, कुछ भी गलत नहीं किया, एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये वाला जो फिगर आया है 152.81 और अपना क्या आया था 138.6 आया था। 138.6 को इंटू 1.05 कीजिए तो एक बार, 138.6 को इंटू 1.05 कीजिए, मैं कर रहा हूं। आई थिंक अपना 138.6 आया था, 138.6 इंटू 1.05 इक्वल टू, नहीं 138.6 था क्या अपना, वॉट एवर इट इज, किया हुआ तो सही है। 220 रुपया टिकट का दाम था, 5% बढ़ाया। प्रॉफिट 30 रुपया था, 5% बढ़ाया। देखिए घर चेक कर रहा हूं मैं, 220 रुपया टिकट का दाम था, 220 रुपया इंटू 1.05, वो 2 साल बढ़ाया है, 2 साल, करेक्ट है ना, सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर है, वेरी गुड, ठीक है। एक मिनट 138.6 इंटू 1.05 स्क्वायर से मैच होगा। ओके 138.6 तो जीरो पे है ना, 138.6 इंटू 1.05 स्क्वायर कीजिए एक बार, 152.8। ओके इससे आया है 138.6 अपना जीरो पे आया था। और ये तो ईयर 2 है ना, बिकॉज फर्स्ट ईयर तो कंस्ट्रक्शन में लग गया,
ठीक है, वो सिली मिस्टेक हो जाता। 138.6 जीरो पे आया था, जीरो पे, तो फर्स्ट ईयर से तो रेवेन्यू आ रहा नहीं है, रेवेन्यू सेकेंड ईयर से आ रहा है, तो 5% इन्फ्लेशन 2 बार हो गया, तो 138.6 इंटू 1.05 स्क्वायर, आई होप यू आर ओके। तो 138.6 आया था इंटू 1.05 स्क्वायर, फिर क्यू पावर 4 पावर 5, यू कैन मार्क 152.81, ठीक है ना। तो अपने 138.6 जीरो पे निकाले थे, रेवेन्यू इज ओके। स्टाफिंग कॉस्ट कितना था, स्टाफिंग कॉस्ट शायद 65 था, तो 65 को इन्फ्लेशन से बढ़ाया होगा, चेक करें। 65 इंटू 1.05 स्क्वायर 71.66 दिख रहा है, 65 इंटू 1.05 स्क्वायर 71.66, बिकॉज जीरो पे 65 है, इंटू 1.05 स्क्वायर 71.66। ये जो एनुअल इंश्योरेंस है ये अपना 5 था, इंटू 1.05 स्क्वायर एनुअल इंश्योरेंस, ठीक है, 5 था, 5 इंटू 1.05 स्क्वायर। अदर मेंटेनेंस कॉस्ट इन्फ्लेशन से बढ़ाने मना किया था, तो 25 प्लस 4 29 33 37, ओके। एनुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को इन्फ्लेशन से बढ़ाने बोला था, इन्फ्लेशन से कम बोला था, ठीक है, तो ओके, इन्फ्लेशन से बढ़ाने बोला था। डेप्रिसिएशन निकाले थे हम लोग, परफेक्ट है, लेस किया, रेवेन्यू में से लेस किया तो क्या आ गया, पीबीटी, ये पीबीटी आ गया, उसको टैक्स निकाला, टैक्स 30%, इंडिया का टैक्स, सॉरी नेपाल का टैक्स 20%, नेपाल का टैक्स, मैं टैक्स के बारे में कुछ बोलने वाला हूं, तो नेपाल में कमा रहे, नेपाल का टैक्स 20%, तो 80% पैट आ गया, 80% पैट आ गया, टैक्स के बारे में कुछ बोलूंगा, रुक जाइए, ठीक है, 80% पैट आ गया। पैट आने के बाद उस पर डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ऐड किया तो क्या आ गया, ये डेप्रिसिएशन ऐड करेगा, ये 225 क्लियर है। अपना वर्किंग कैपिटल क्लियर आप लोग का आया था, याद है, वर्किंग कैपिटल क्लियर है, नेट कैश फ्लो आ गया, उसको पुल करके एनपीवी निकाल दिया। यानी कि ऑल्दो लिख के नहीं किए, बट सारा का सारा पार्ट क्लियर्ड है, ठीक है। आपको घर पे एक बार सम को लिख के करना चाहिए, उसके लिए आप मेरा एक्सेल शीट यूज कर सकते हैं, आप मेरा एक्सेल शीट यूज कर सकते हैं, या आप खुद कॉपी में यूज कर सकते हैं, जैसा आपका मन, ठीक है ना। अब ये सम रॉन्ग है, ओके। अब ये सम रॉन्ग क्यों है ये बता रहा हूं, सुनिएगा प्लीज, सम रॉन्ग क्यों है। सम इज रॉन्ग कंसेप्चुअली। एग्जाम पर्पस के लिए सम यही आएगा, तो जिसको नहीं सुनना है सम रॉन्ग क्यों है, जिसको नहीं सुनना है सम रॉन्ग क्यों है, वो 2 मिनट 5 मिनट घूम के आ जाए, ठीक है। ICAI वाइज यही सम आएगा, ऐसे ही करना है। कंसेप्चुअली रॉन्ग क्यों है बता रहा हूं। कंसेप्चुअली सम में अपने को क्या करना चाहिए था, कैश फ्लो नेपलीज रुपया में निकला, बहुत जन सुन रहे नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद अपने को एक्सचेंज रेट का फोरकास्ट करना चाहिए था, एक्सचेंज रेट का फोरकास्ट करना चाहिए था पीपीपी वगैरह से, जो कि डेटा दिया नहीं। तो एक्सचेंज रेट अपना आज दिया हुआ था कुछ, और एक्सचेंज रेट फोरकास्ट करते, फोरकास्ट करके आईएनआर में कैश फ्लो आता आईएनआर में, और वो कैश फ्लो का अपने को उसके बाद पीवी करना चाहिए था। तो वी शुड हैव बीन गिवन एक्सचेंज रेट इंफॉर्मेशन, और रूपी टर्म्स में सम को करना चाहिए था। वी शुड हैव बीन गिवन एक्सचेंज रेट इंफॉर्मेशन, और उसके बाद रूपी टर्म्स में अपने को सम करना चाहिए था, ठीक है। वी शुड हैव डन द सम इन रूपी टर्म्स, ठीक है। अगर कोई इलॉजिकली मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है फोन करके क्लास चलते हुए में, तो भाई उसका उपाय वही है, मैं दूसरा फोन, मैं अपने को स्टाफ का फोन लेके उसके बाद उसको यूज करूंगा या कुछ करूंगा। कितने मैंने बेकार बात होती है कि सम चल रहा है, सोचता चल डिस्टर्ब करे, मैंने कोई ना कोई तरीके से बर्बादी पे लग जाते हैं, व्हाटएवर। पता है ये दिक्कत है सीए में, मतलब देयर आर सर्टेन क्राउड व्हिच आर रियली वेरी चीप, ओके, दैट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम दैट वी हैव। सो कैश फ्लो है, एक्सचेंज रेट है आईएनआर, और उसके बाद पीवी। तो ये रुपया में कन्वर्ट करके पीवी निकालना चाहिए था, पर एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं कि एक्सचेंज रेट कैसे फोरकास्ट हुआ, कुछ बोला ही नहीं, पूरे सम में किया ही नहीं है। सेकेंड मिस्टेक, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर जो नेपलीज करेंसी या कैश फ्लो उसको भी तो पीवी कर सकते हैं, नेपलीज करेंसी या कैश फ्लो नेपली रेट से पीवी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, और लास्ट में जाके एनपीवी को रुपया में चेंज कर देंगे, होता है ना फॉरेन करेंसी अप्रोच। फॉरेन करेंसी अप्रोच में नेपलीज कैश फ्लो को नेपलीज डिस्काउंट रेट से टान के उसके बाद जाके अपने लास्ट में जो एनपीवी आएगा उसको रुपया में चेंज करेंगे। देखते हैं लोग किए क्या ऐसा, लेट्स चेक। ये लोग का एनपीवी आया है, एनपीवी आया है 165.86। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज।
165.86। नेक्स्ट पेज मेरे पास यहां पे नहीं है, मैं चेक कर रहा हूं। पेज नंबर 114-15, नहीं कन्वर्ट नहीं किया, तो नेपलीज रूपी में कन्वर्ट करके फिर आज का S0 से रुपया में कन्वर्ट करना चाहिए था, जो कन्वर्ट नहीं किया है। पर उस पर भी गड़बड़ है, उस पर गड़बड़ है कि जो KE है ना सम में, वो रूपी में है, और जो KD है वो नेपलीज रूपी में है। तो क्या हो रहा है, KC जो निकाले वो मिक्सचर है, इंडियन रूपी में KE है बिकॉज इंडियन कंपनी है, और KD जो है नेपलीज रुपया में है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही गलत है। ठीक है, होना क्या चाहिए था सुनिएगा, नेपाल का इंटरेस्ट रेट 9% है, 9%, टैक्स रेट 20% है, तो हमने 7.2 निकाला था। उनको बोलना चाहिए था कि नेपाल का करेंसी सपोज 2% अप्रिशिएट होने वाला है, 2% हर साल, तो उस केस में इंडियन कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होगा, 1.072 इंटू 1.02 माइनस 1। अगर इंडियन कंपनी नेपाल बोरो करता है तो उसका 2 ब्याज लगता है, नंबर 1 जो ब्याज लग रहा है, और नंबर 2 जो नेपलीज करेंसी अप्रिशिएट होगा। तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्या हो गया, नेपलीज करेंसी का 7.2% प्लस 2% अप्रिसिएशन, 1.072 इंटू 1.02 माइनस 1। तो वो कॉस्ट ऑफ डेट लेते तो रुपया में आता, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रुपया में, कॉस्ट ऑफ डेट रुपया में, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रुपया में आया। और एक्सचेंज रेट देता तो एक्सचेंज रेट से रुपया सारा का सारा कैश फ्लो को रुपया में चेंज करते, फिर अपने टानते। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूज्ड हुआ, आई कांट हेल्प, बट मैं ये डिस्कस करे बिना छोड़ नहीं सकता था। ठीक है, तो ये मैं छोड़ नहीं सकता था। तो CMB जो बंदा है उसको मैं अभी टेलीग्राम चैनल से हटा रहा हूं। ठीक है, उसको अभी चढ़ा है पोल लेने का, तो CMB जो बंदा उसको मैंने अभी टेलीग्राम चैनल से हटाया है, और भाई तेरे को परमिशन नहीं मिलेगा आने का। ठीक है, तो सो 9.34% डिस्काउंट रेट KD होता उस केस में। तो ये मैंने सारा लिखा है, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि मैंने एक्सेल शीट कैसे बनाई है, आप देख लीजिए। यू ऑल आर ऑल चैंपियंस, बिकॉज जो भी CA फाइनल करता है और खासकर आर्टिकलशिप कर रहा होगा, उसका एक्सेल का जो कैलिबर है वो सबको पता है। ठीक है, सो हियर आई हैव सॉल्व्ड इट, ये मैंने पूरा सॉल्व किया है। NPV जो मेन आंसर है पहले वो सॉल्व किया है, वर्किंग नोट, एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट वगैरह का, और लास्ट पे कमेंट किया है। ऊपर में सारा कैलकुलेशन है, इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, डिस्काउंट रेट का कैलकुलेशन जो आपने किए थे। ठीक है ना, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, ठीक है, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लो ग्राफ वाइज दिखाया है, उसके बाद NPV निकाला है। ठीक है, और लास्ट में मैंने इंस्टीट्यूट का बढ़ाई की है। देखिए इंस्टीट्यूट का बढ़ाई, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। क्या लिखा है, KE as computed above is in Indian rupee while KD is in Nepalese rupee, but these fools, okay, tools लिखा fools होगा, who do not have any knowledge of finance and just get a sum from somewhere and paste the same, okay, paste the same, would hardly realize this mistake. Logically, if we are provided with information, say NPR is likely to appreciate by 2% per annum, KD in INR would be 1.072 into 1.02 minus 1, 9.34 होना चाहिए था, and then WACC would have been computed. Number 2, exchange rate should have been given along with some mechanism to forecast future rates, जैसे PPP, and then we should have converted the cash flows into INR and then computed NPV. Pardon them. ओके, वी आर यूज टू इट, बोले माफ कर दो उनको, हम लोग को अभी आदत हो गई इंस्टीट्यूट के नौटंकी की। ठीक है, तो ये वाला सम अपना खत्म हुआ। ओके, देखते हूं एक बार आप लोग क्या डाउट पूछ रहे हैं, देख रहा हूं। सर, वाइल लेवरेजिंग द इक्विटी बीटा वी हैव टेकन टैक्स रेट इन इंडिया, या लेवरेजिंग किसके लिए करें, इंडियन कंपनी के लिए, तो वहां पे इंडिया का टैक्स रेट, और जो डी लेवरेजिंग कर रहे हैं वो नेपलीज कंपनियां कर रहे थे, इसलिए वहां का टैक्स रेट। टैक्स रेट के बारे में कुछ बताना था, अच्छा याद आया, सुनिएगा। टैक्स रेट के बारे में कुछ बताना था, ठीक से सुनिएगा प्लीज, ठीक से सुनिएगा। आप लोग सबको पता है DTAA का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग सबको पता है DTAA का फुल फॉर्म क्या होता है, DTAA का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लीज बताइएगा। DTAA का फुल फॉर्म क्या होता है,
यूबी करके जो स्टूडेंट है बोल रहा है ओल्ड कोर्स के लिए कोई न्यू क्लास आएगी क्या? ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स का फॉरेक्स सेम है। ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स का फॉरेक्स सेम है। तुम्हारे ओल्ड कोर्स में ही नया नया चीज आ रहा है, न्यू कोर्स में आ रहा भी नहीं है। अब सब फालतू बात करने लग गए हैं, रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव वगैरह सब। मैं पूछ रहा हूं डीटीए का फुल फॉर्म क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। यस करेक्ट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। सुनिएगा प्लीज, लॉजिकली होता क्या है, नेपाल में आपने वहां पे टैक्स दिया 20% के रेट पे, दे दिया टैक्स। उसके बाद जो इंडिया है वहां पे आप आएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, जो पैसा लेके आएंगे उस पर 30%, और उस पर जो नेपाल में टैक्स दे चुके उसका क्रेडिट मिलेगा। इंडिया में जो टैक्स 30% चार्ज होगा तो नेपाल में जो 20% टैक्स दे चुके ना उसका अपने को क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट। ठीक है, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट इसी को बोलते हैं ना, कि दो बार टैक्स नहीं देना पड़े। वहां टैक्स दे चुके, इंडियन गवर्नमेंट यहां पे टैक्स चार्ज करेगी पर उस पे से अपने को क्रेडिट देगी फॉर द टैक्स पेड इन नेपाल। ठीक है, इस सब में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने ये सब बुद्धि नहीं लगाया। जो दूसरा वाला सम है ना, कौन सा परफेक्ट कॉपरेशन का, परफेक्ट इनकॉपरेशन, उसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है। तो इस सम में क्या था बढ़िया, इस सम का कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए। इस सम का कैरेक्टरिस्टिक, सम का कैरेक्टरिस्टिक प्लीज रिक्वेस्ट लिख लीजिएगा जिससे आपको टाइप पता चले। सम का कैरेक्टरिस्टिक है, सम में केसी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड, केसी का कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है जो किसी और सम में नहीं मिलेगा। नंबर 2 इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का झमेला था। नंबर 3 कॉस्टिंग टाइप कैश फ्लो कैलकुलेशन, कॉस्टिंग टाइप कैश फ्लो कैलकुलेशन, रेलेवेंट कॉस्टिंग काम आया। तो सब में केसी का कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड था, आप किसी को इजी लगा हो तो बहुत बढ़िया बात है, आपका लेवल अच्छा है, बाकी सब के मुकाबले बोल रहा हूं। सब में इन्फ्लेशन का लोचा था और सब में कॉस्टिंग टाइप कैश फ्लो कैलकुलेशन था। कॉस्टिंग में जो इरेलेवेंट होता है, सम कॉस्ट वगैरह और जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ये सब तो कॉस्टिंग में ही होता है ना। तो ये आपको नया चीज मिलेगा, कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, ये नया चीज है, किसी और सब में नहीं है। तो आपको ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कहीं और आप सिमिलर कंपनी का बीटा लेना, उसको डी लेवरेज करना, फिर अपना डेट इक्विटी से री लेवरेज करना, ये कर पाएंगे इस सम की वजह से। ओके, कोई बोल रहा है सेक्शन 1991 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बहुत बढ़िया। अभिषेक सिंह बोल रहे हैं नेपाल से झगड़ा चल रहा है सो अब नहीं मानेगा, आईसीआई न्यू दिस वे बैक व्हाइल ड्राफ्टिंग द सम, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो दिस इज 11:37 एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम सुपर एग्जॉस्टेड, मेरा कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गया। तो छोटा छोटा अपने ये रखते हैं। ठीक है, मैं जरूरी नहीं है संडे में, बीच में हो सकता है वापस से और एक क्लास लूंगा जहां दूसरा सम कराऊंगा, ऐसे चलता रहेगा। जो ही नहीं फॉरेक्स का, जैसे फॉरेक्स है, पोर्टफोलियो है, इक्विटी है, ओल्ड सिलेबस का कैपिटल बजटिंग है, ओल्ड सिलेबस का लीजिंग है। ठीक है, तो मैं सबका एसएफएम चैलेंजिंग सीरीज के अंदर सब लाता रहूंगा। इससे मिलता क्या, एक रिदम मिलता है मिलने का। ठीक है, तो एनपीआर 1.6 का क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा ना कौशिक, वही तो बताया। इनको अपने को इन्फ्लेशन देना चाहिए था दोनों जगह का, उससे अपने पीपीपी से एक्सचेंज रेट फोरकास्ट करते S1 S2 S3 S4, और उससे जो कैश फ्लो आया उसको रुपया में चेंज करते, फिर जाके एनपीवी निकालना चाहिए था। ठीक है, तो बहुत आश्चर्य की बात है कि एक्सचेंज रेट का कुछ हुआ नहीं। एग्जाम में आएगा तो कितना टाइम एलोकेट करना होगा? एग्जाम में आएगा तो मेरे ख्याल से 12 या 16 नंबर का आएगा, हिसाब से 16 नंबर का आना चाहिए, बट बदमाशी से 12 नंबर का दे सकते हैं। ठीक है, कितना टाइम एलोकेट करेंगे वो तो क्या बोले, ये सब लास्ट में करने का होता है। जितना समय बचेगा उतना करेंगे, ये सब से शुरुआत थोड़ी करेंगे, ये सब लास्ट में करने का होता है। नहीं, ब्रेक वगैरह नहीं कर रहे हैं यार, आज एंड ही करेंगे, बिकॉज आई कांट टेक दैट मच ऑफ स्ट्रेस। मेरा ऐसे भी पता नहीं कैपेसिटी अभी एग्जॉस्ट हो रखा है इतना चिल्लाने से। यहाँ पे ये क्या लिखा है, इसने क्या भेजा है बच्चे ने? हाँ बोल तो दिए, एक्सचेंज रेट काम का नहीं आ रहा है। ओके, सो आपको और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए एक बार। ओके, आप लोग को और कुछ पूछना है तो 5 मिनट और है, पूछ लीजिए। सर प्लीज सजेस्ट थियरी फॉर ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस का थियरी सागर है, एग्जैक्टली क्या आएगा ये बोलना डिफिकल्ट है। न्यू सिलेबस में पॉसिबल है, ओल्ड सिलेबस में नहीं बोल सकता। हमारे मन से बकने का फायदा नहीं है।
ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को तो पूछिएगा प्लीज, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका जो मन आप पूछ सकते हैं, पढ़ाई नॉन पढ़ाई जो ही पूछ सकते हैं। लास्ट का 5 मिनट्स प्लीज टू आंसर योर डाउट्स। जगनप्रीत कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं, गुड नाइट बैच की क्लास आज भी नहीं होगी, देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन दिल्ली में। हम लोग आप लोग को कल क्लियर करेंगे वो सारा क्या प्रॉब्लम चल रहा है। गुड नाइट या अर्ली राइजर जिसकी बैच चल रहा था प्रोवाइज ऐप पे, वो अभी क्लास बने एवीए पे, वो क्लास अभी नहीं होगी अर्ली राइजर की या गुड नाइट की। आई एम रियली सॉरी फॉर द सेम। मैं बहुत बहुत सैड हूँ इस कारण से, बट इस कोरोना वायरस के टाइम पे आई डोंट नो क्या क्या हुआ है, क्या किसको, मतलब देयर इज अ डिफिकल्टी। सब प्लीज आपने वोकल का ध्यान रखिए। नहीं वो ओके है, ठीक है, वो इंप्रूव हो रहा है, डोंट वरी। केवल ज़्यादा शाउट किए इसलिए थोड़ा सा बैठ गया था। सर थोड़ा सा डेरपो के बारे में बता दीजिए। ठीक है, बताऊंगा 1 मिनट पर। किसको लगेगा मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ यार, प्रॉब्लम ये है। तो ये नॉर्मली ठीक है, डेरपो के बारे में लास्ट में एक बार रुको। और कोई क्या पूछ रहा है? कब तक मिल जाएगी कुछ बताइए। क्या बुक्स? क्या बुक्स धीरे धीरे सब भेजी जा रही है, जो भी पेन ड्राइव पे कर रहे हैं, गूगल ड्राइव पे कर रहे हैं, एसएफएम इंग्लिश वगैरह ले रहे हैं। हार्दिक पूछ रहा है ओल्ड पीएम से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। हार्दिक अगर आपने मेरे से क्लास ली है तो नहीं करने हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। और अभी तो आपको पता है नए वाले बैच में जो मैं 5 टेस्ट लिया अभी तक फॉरेक्स के, ऐसे अभी और 3-4 टेस्ट होंगे, तो फॉरेक्स का मिला के 8 टेस्ट हो जाएगा। फॉरेक्स का 8 टेस्ट, हर टेस्ट में करीब 10 क्वेश्चन, यानी 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और हो गए। तो आप लोग अगर टेलीग्राम को फॉलो करते हैं और वहीं से क्वेश्चन कर लेते, यू आर मोर देन प्रिपेयर्ड एज कंपेयर टू अपने जो क्लास में किए थे। न्यू सिलेबस का थियरी इंपॉर्टेंट। साई तेजा, न्यू सिलेबस का थियरी इंपॉर्टेंट आपको पता नहीं है? स्टार्टअप से एक थियरी आता है, सिक्योरिटाइजेशन से एक थियरी आता है, चैप्टर नंबर 1 से एसएफएम मतलब स्ट्रैटेजी से एक थियरी आता है। एवरीबडी नोज थियरी किससे किससे आता है। डिस्काउंट फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, डिस्काउंट सबके लिए यार, 30 तारीख तक डिस्काउंट है डेरपो में, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल फीस है। तो डिस्काउंट इज टाइम बेस्ड, नॉट एग्जिस्टिंग एंड बाहर के बेस्ड। अपना कोर्स ज्यादातर कौन करते हैं? एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ही करते हैं यार, पुराने जो पढ़े हुए 2011 के 12 के वो सारे जन अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग भी करते हैं। फॉरेक्स टेस्ट 5 का सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला। हाँ, बिकॉज फॉरेक्स टेस्ट 5 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो अभी तक गुड नाइट बैच और अर्ली राइजर बैच में हुए नहीं है, बट फिर भी हम लोग डाल देंगे, शायद ट्यूसडे को डाल दूंगा सॉल्यूशन, डोंट वरी। ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में कैंसिलेशन करने का रेट स्पॉट रेट लेते हैं द डे व्हेन कस्टमर कम्स टू बैंक। व्हाट इज द लॉजिक? बिकॉज उस दिन तो क्या नहीं, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में अगर कस्टमर का बात था आने का अप्रैल 10 पे आने का बात था और कस्टमर अप्रैल 20 पे आया, तो कैंसिल तो अप्रैल 20 पे हो रहा है ना ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में। कस्टमर का आने का बात था अप्रैल 10 पे नहीं आया तो 15 दिन वेट करते हैं। अब जिस दिन वो आया अप्रैल 20 पे, उसी दिन तो कैंसिल होता है, इस दिन थोड़ी कैंसिल हो रहा है। कैंसिल इस दिन हो रहा है, इस दिन तो स्वैप एंटर हो रहा है, तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन अप्रैल 20 पे होता है, तो अप्रैल 20 पे कैंसिल करते हैं स्पॉट रेट पे। थियरी पोर्टफोलियो प्रैक्टिकल चैप्टर से नहीं आएगी, बहुत कम चांस है न्यू सिलेबस में पोर्टफोलियो से या फॉरेक्स से थियरी आने का। ब्लैक शोल्स मॉडल के बारे में एक्सप्लेन कर देना। जब ब्लैक शोल्स से अगर कुछ करते हैं अलग तरह का सब तो करेंगे ना। नेक्स्ट क्लास शेड्यूल, भावना मैंने बोला ना कल प्रॉपरली अनाउंस होगा कि क्या करना है क्या नहीं। ये जो मैस चल रहा है ना 4-5 दिनों से, ओके, इसके लिए मैं आपको केवल सॉरी बोल सकता हूँ भावना, और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो आप मेरी भावना समझिएगा, वी आर वेरी वेरी सॉरी कि आप लोग को 4-5 दिन से क्लास कैंसिल हुई। वी विल अपडेट यू टुमारो। आरएम बैच फॉर नवंबर 21। वंशिका, मैंने कितने बार बोला है आरएम का जो मैटर है ना, एंड फॉर दैट मैटर, सुनिएगा ठीक से, सुनिए ठीक से, प्लीज सुनिए 2 मिनट। जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट वो बोरिंग है, बोरिंग, यस बोरिंग है, इतना वाहियात है कि कोई लिमिट नहीं है। जो स्टफ लिखा हुआ है चैप्टर्स में वो कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो मैं उसको 2 बार सह नहीं सकता हूं कि मैं वापस से उसको पढ़ाऊं। आई कैन नॉट, ठीक है। उसका जो केस स्टडीज है उसका मैं क्लास डालता रहता हूं, नई केस स्टडी अपनी तरफ से लाके उसका क्लास डालता रहता हूं, पर वो चैप्टर्स में वापस से पढ़ाऊं ये मेरे दम का बात नहीं है। मैंने इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी कि मैं वापस सह सकूं, ठीक है। तो आरएम का बोरिंग है पर इट इज स्कोरिंग, दैट्स द प्लस पार्ट। और प्लस मेहनत नहीं है,
ओके अभी भी जो रिवीजन क्लास दिया तो उस पर आरएम का पूरा बेस समझाया था, तो आई थिंक यू शुड मैनेज विद दैट. आपको लगता है मैं वापस से उसको लाइव करा सकता हूँ? मेरे में उद्यम नहीं है. आई कांट. Sir, my SFM class batch ended on 3rd of June. No test was conducted and MCQ given. No issue मिताली. तो आप अभी जो टेस्ट हो रहे हैं ना टेलीग्राम पे, आप वो लीजिए ना. अभी जो टेस्ट हो रहे हैं तो सबके लिए हो रहे हैं, वरना मैं टेलीग्राम पे क्यों शेयर कर रहा हूँ? मैं तो केवल एग्जिस्टिंग बैच, जो नए वाले बैच चल रहे हैं उनके साथ LMS पे शेयर करता. तो मिताली अभी आप कीजिए और सारा का सारा सोल्यूशन वहाँ प्रोवाइडेड रहता है. डाउट्स यहाँ पूछ सकते हैं आप, तो कोई इशू नहीं है. अच्छा है, आपका प्रैक्टिस हो रहा है. ओके तो चलिए एंड करते हैं. 11:44 हो गया. LMS पे डेरिवेटिव का ऑडियो क्लास नहीं है. ऑडियो क्लास तो LMS पे जाता ही नहीं है. ऑडियो तो हम लोग यहाँ देते हैं. मेरे स्टाफ को बोल दूंगा डेरिवेटिव का ऑडियो फिर से अभी डाल देगा. डाल चुका है डेरिवेटिव RM IRM. केवल मैंने ऑडियो किसके नहीं बनाया? म्यूचुअल फंड का, मर्जर्स का ऑडियो मैंने नहीं बनाया और थ्योरी का नहीं बनाया, वो मैं बना दूंगा. उसके अलावा ओल्ड सिलेबस पे कैपबज, लीजिंग, मनी मार्केट का नहीं बनाया. बाकी सबका ऑडियो डाला हुआ है. चलिए तो मोस्ट प्रोबेबली संडे को होगी नेक्स्ट क्लास. हो सकता है संडे के पहले हो जाए, इट डिपेंड्स. हो सकता है मैं थर्सडे को ले लूंगा नेक्स्ट क्लास, मतलब SFM चैलेंजिंग सीरीज की नेक्स्ट क्लास, चैलेंजिंग सीरीज की. ठीक है, चलिए बाय बाय. अच्छा लगा, आप लोग पॉजिटिवली इंटरेक्ट किए, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट मेरे को दिखा नहीं. ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी. थैंक यू. इसी तरह मेंटेन करना है. बाय बाय.